तुम जीत पाए या नहीं, आखिर में इसी बात से फर्क पड़ता है कि तुम जीत पाए या नहीं, आखिर में इसी बात से फर्क पड़ता है। अगर जीत गए तो गेर भी अपने और हार गए तो अपने भी गेर। नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से लहर पाठशाला आरपे स्टडी पर। मैं दिनेश आजना आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी अच्छे होंगे और बढ़िया अच्छे प्रकार से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और हालांकि अब तो एग्जाम आपका बहुत नजदीक है, तो आपका जो जोश है और जुनून है वो दुगना हो चुका होगा और तेज रफ्तार के साथ बेहतरीन तरीके से आप अपनी पढ़ाई है वो पूर्ण अनुशासित रूप से कर रहे होंगे, ऐसी मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है। और काफी समय से मांग थी कि शिक्षण अभिरुचि की एक आधी क्लास और लाई जाए, जिससे हमें लास्ट टाइम के अंदर थोड़ा सा मार्गदर्शन भी मिल जाए और बड़े अच्छे प्रकार से हम पढ़े, एक नेतृत्व मिल जाए। ठीक है, तो चलिएगा शुरू करते हैं। आज अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास रहेगी, जिसमें मेरी तमन्ना तो ये है, मैं लगभग 400 क्वेश्चन यहाँ पे स्लाइड में लेके आया हूँ, जो मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं आपके साथ इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करूं। लेकिन फिर भी ये निर्भर करता है कि मैं कितने क्वेश्चन करा पाऊंगा, ये आपका जोश क्या कहता है मेरे साथ, उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं, सभी साथी जुड़ जाएगा। शिक्षण अभिरुचि की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहेगी, विशेषतः बीएसटीसी के लिए और पीटीटी के लिए भी ये क्या है, समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है कि समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। आप सभी को पता है कि जो शिक्षा प्राचीन समय में गुरुकुल प्रणाली के अंदर दी जाती थी, वो शिक्षा कहीं न कहीं संस्कार युक्त शिक्षा थी। ठीक है, गुरुकुल प्रणाली की। वर्तमान के अंदर प्रतिशत की इस दौड़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ अंकों पर ध्यान दिया जाता है कि कैसे भी करके स्कूल का रिजल्ट है वो अच्छा कैसे रखा जाए, परसेंटेज अच्छे कैसे बने, इस चीज पर ध्यान दिया जाता है। तो उस समय विद्यालय नैतिक शिक्षा इतनी अच्छे से नहीं दे पा रहा है। तो आप इस नैतिक पतन, जो नैतिकता का पतन हो रहा है, इसको रोकने का सबसे बेस्ट विकल्प आपके पास में क्या है? शिक्षक द्वारा सदाचरण। अगर शिक्षक है वो अच्छा आचरण करे तो नैतिकता का पतन होने से रोका जा सकता है। या कठोर दंड, जो बच्चे नैतिकता का पालन नहीं करते उनको कठोर दंड दिया जाना चाहिए। तो मनोविज्ञान में दंड का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। शिक्षक अगर आचरण करेगा तो बच्चे उसको देख देख कर सीख सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। सबसे बेस्ट जरूरी है कि विद्यालय में पाठ्यक्रम के साथ में संयोजित करके नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। पाठ्यक्रम के साथ इनकी स्कूल में जो आप पढ़ाई कराते हैं उसके साथ साथ में बच्चे को नैतिक शिक्षा की जानकारी भी दी जानी चाहिए। जो भी सी ऑप्शन बता रहे हो सभी राइट है। राम राम सर जी, बिल्कुल राम राम, खम्मा गणी, सभी का स्वागत है। अब अपना ध्यान सिर्फ क्वेश्चन आंसर पर होगा। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों द्वारा छात्र संघ चुनाव कराने का दबाव पड़ने पर आप प्राचार्य के रूप में क्या करोगे? बच्चे ये चाह रहे हैं कि क्या कराया जाए, छात्र संघ के चुनाव कराया जाए। आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान के अंदर भी पहले कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र संघ चुनाव हुआ करते थे, छात्रों का एक लीडर बनता था। ठीक है, और इन छात्र संघ चुनावों का बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहा है। हमारे राजस्थान में ऐसे कई नेता उपजे इन छात्र संघ चुनावों की वजह से। हनुमान बेनीवाल आप सभी को पता है कि यूनिवर्सिटी के अपने अध्यक्ष रहे हैं, रविंद्र सिंह भाटी, ऐसे बहुत सारे नेता अपने को मिले जो छात्र संघ चुनाव यानी कि कॉलेजी राजनीति से क्या है उभरे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इसके ऊपर क्या लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है। ठीक है, वर्तमान में ये क्या है, बंद है। तो अगर बच्चे आपसे कहे कि हमारे भी छात्र संघ चुनाव कराया जाए तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? चुनाव नहीं होने देंगे, आप किसी भी सूरत में चुनाव नहीं होने देंगे। उनकी समस्याओं को जानकर समाधान करने का प्रयास करेंगे। भाई बच्चे क्या चाहते हैं कि हमारे छात्रों का एक लीडर हो जो हमारे साथ जो भी अत्याचार हो या नाइंसाफी हो उनकी क्या कर सके, उनकी आगे आवाज उठा सके। तो आप जानोगे कि उनकी क्या समस्या है। आप एज ए छात्र लीडर के रूप में उनकी समस्याओं को जानकर उनका समाधान करोगे तो उन्हें छात्र लीडर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बात तो सही है। तटस्थ रहेंगे या इनमें से कोई नहीं, तो बी ऑप्शन बेस्ट है कि आप उनकी समस्याओं को जानकर उसका समाधान करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अगला सवाल है, आपकी पुत्री का विवाह होने को है। आप कहोगे सर अभी तो हमारे लाले पड़ रहे और आप क्या है, हाँ पुत्री का विवाह करा रहे हो। तो एज ये आपका एक प्रकार से माइंड है वो किस प्रकार का है उसको समझने के लिए है कि आपकी पुत्री का विवाह होने वाला है और वर पक्ष आपसे दहेज की मांग करता है। तो इस कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे, वो आपसे पूछा गया। ठीक है, कि पुत्री का विवाह होने का है, वर पक्ष आपसे क्या करता है, दहेज की मांग करता है। आप उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे कि हमारे पास रुपए पैसे है नहीं और बेटी थी वो दे दी और आप लेके जाइए उसको, या ऋण लेकर दहेज की पूर्ति करेंगे। आप कहीं से एक बड़ा सा लोन अमाउंट ले लेंगे और उससे दहेज की क्या करेंगे, पूर्ति करेंगे, या दहेज की मांग नहीं करने को कहेंगे कि प्लीज आप दहेज की मांग मत करो। तो हो सकता है कि एक समय के लिए वो इस चीज के लिए राजी भी हो जाए, लेकिन ये दूरदर्शिता वाला आंसर नहीं हो सकता।
वो मान लो कि मान जाए कि चलो कोई बात नहीं, हम बिना दहेज के आपकी बेटी को लेके जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि साल भर बाद, 2 साल बाद दहेज प्रताड़ना का मामला आपके सामने आए कि उसको घर वाले लड़की को बार बार ये कह के टॉर्चर करे कि तेरे पापा ने दहेज नहीं दिया था, दहेज नहीं दिया था, और पूरे दिन काम करते हुए घर परिवार की परेशानियों के सामने ये शब्द सुनना, एक जिस लड़की के साथ ऐसा होता है वही समझ सकती है, तो ये अच्छा नहीं होगा कुल मिला के। तो अन्य लड़के से शादी करने का विचार करेंगे जो दहेज नहीं ले, तो बेस्ट ऑप्शन ये हो सकता है भाई, अगर उनके दिमाग के अंदर दहेज टारगेट है तो हम किसी ऐसे लड़के से शादी करेंगे जो दहेज नहीं ले हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिएगा, चलते हैं आगे। अगला सवाल है, समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है, ये कथन है। देखो, समाज के अंदर आपको कितनी इज्जत मिलेगी इसका सीधा सा आधार होगा आपके पास रुपए पैसे कितने। तो इस कथन से आप क्या समझते हैं, वो आपसे पूछा गया कि समाज के अंदर जो प्रतिष्ठा है, आपका मान सम्मान है, उसका आधार क्या होता है, धन। आपके पास रुपए पैसे कितने, उसी से डिसाइड होगा कि आपको कितनी इज्जत देनी है। सबसे पहले आपको क्या पूछा जाएगा कि क्या करते हो, उससे ये आइडिया लगाया जाएगा कि कितनी इज्जत देनी है। क्या करते हो, आप कहेंगे हम फलाना काम करते हैं, तो काम कैसा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। आप कहोगे ठीक चल रहा था, ठीक है, मंदा मंदा चल, लेकिन आप ठीक नहीं चल रहा फिर भी ना बढ़िया मस्त मस्त क्लास चल रहा है, तो अगले को लगेगा है बंदा तो कुछ कर रहा है। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन 100% भी सही नहीं है कि भाई हाँ पैसा है उसी को इज्जत मिलेगी। बहुत सारे आपके गांव में ऐसे उदाहरण भी हो सकते हैं जिनके पास रुपए पैसे बहुत सारे हैं, लेकिन वास्तव में उनकी इज्जत नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ऐसे रीजन रहे हो। तो आंशिक सत्य हम कह सकते हैं, हाँ आधा अधूरा सत्य ये जरूर है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा होती है उसमें जो धन है उस धन का भी योगदान होता है। ठीक है, धन का भी योगदान होता है, 100% योगदान नहीं, लेकिन कुछ योगदान जरूर होता है। तो डी ऑप्शन हम राइट करेंगे कि आंशिक सत्य थोड़ा बहुत सही है ये भी। अगले सवाल की बात करते हैं, शिक्षक का दायित्व है। एक शिक्षक होता है मित्रों, उसका दायित्व किसके प्रति होता है, वो आपसे पूछा गया। शिक्षक का दायित्व किसके प्रति होता है? केवल विद्यालय के प्रति। शिक्षक है उसका काम सिर्फ और सिर्फ स्कूल की भलाई सोचना है, विद्यालय की भलाई सोचना है, या केवल स्वयं के प्रति उसको स्वयं की भलाई सोचनी है कि मैं अपना भरण पोषण कैसे कर सकता हूं, या विद्यालय और समाज के प्रति, विद्यालय और समाज दोनों के प्रति, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों शिक्षक है वो उसका सबसे पहला टारगेट होता है छात्र हित। क्या होता है? छात्र हित। जब छात्र का हित होगा तो विद्यालय हित अपने आप हो जाएगा, और विद्यालय का हित होगा तो पूरे समाज का हित होगा, और जब समाज है वो सशक्त होगा, अपना साक्षर होगा, तो पूरे देश का विकास होगा। तो इस प्रकार से इसकी कड़ी रहेगी। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन को राइट करेंगे कि विद्यालय और समाज हित है, ये शिक्षक का क्या होता है, दायित्व होता है। कड़िए, चलिएगा आगे चलते हैं। हमारा अगला सवाल आपके सामने है कि शिक्षक समाज में परिवर्तन का मुख्य घटक है, यह कथन है। अगर किसी भी समाज के अंदर कोई भी चेंजेस करना हो, परिवर्तन करना हो, ठीक है, विद्यालय और समाज, बिल्कुल राइट है। केवल गलत है सर, बिल्कुल। जहां भी केवल लिखा हुआ हो, देखो 100% गलत नहीं होगा, पहले से बता दूं, लेकिन ये पूरी संभावना है कि अगर किसी विकल्प में केवल लिखा हुआ है तो 90% संभावना है कि वो ऑप्शन अच्छा नहीं समझा जाता है, 10% में भी वो हो भी सकता है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक थी, इसलिए मैंने आप सभी को पता होगा कि प्रश्न पढ़ने से पहले ही केवल काट दिया। ठीक है, समझ गए होंगे आप। शिक्षक है, देखो किसी भी समाज के अंदर अगर परिवर्तन करना है तो शिक्षक है वो बहुत बढ़िया और अच्छे प्रकार से परिवर्तन कर सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। शिक्षक अपने आसपास की ऐसी गतिविधियों में एक्टिव हो सकता है, शिक्षक बच्चों के माध्यम से ये कार्य करवा सकता है, बच्चों को जागरूक कर सकता है कि आपके घर परिवार में ऐसा कोई कार्य नहीं करना, ऐसी कोई प्रथा वगैरह नहीं करनी, बहुत सारे तौर तरीके हो सकते हैं। तो ये कथन क्या है, पूर्णतः सत्य है कि शिक्षक है वो समाज में परिवर्तन का क्या है, मुख्य घटक है। आगे चलते हैं दोस्तों, छात्रों में सामाजिकता के विकास का दायित्व विद्यालय पर आ गया है, क्योंकि देखो बच्चों को समाज, देखो विद्यालय आप सभी को पता है कि बच्चे को पढ़ने में बहुत अच्छा बना सकता है। स्कूल जाएगा बच्चा, ज्यादा पढ़ेगा, ज्यादा नंबर आ सकते हैं उसके, वो बहुत आगे जा सकता है, अच्छा एकेडमिक स्कोर उसका हो सकता है, वो नौकरी भी लग सकता है। लेकिन समाज में किस व्यक्ति के साथ उसको कैसे बात करनी है, बड़ों का किस प्रकार से आदर करना, छोटों के साथ किस प्रकार से पेश आना, ये कहीं ना कहीं एक परिवार की जिम्मेदारी होती है। कहते हैं ना कि शिक्षा विद्यालय देता है, लेकिन संस्कार है उसके परिवार के द्वारा दिए जाते हैं। किसके द्वारा दिए जाते हैं? परिवार के द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन ये कथन कह रहा है कि अब वर्तमान के अंदर जो संस्कारों वाला काम है, जो सामाजिकता का विकास है, ये सामाजिकता के विकास का जो भार है वो भी विद्यालय पर आ गया। यानी कि अब परिवार है वो बच्चे में सामाजिकता का विकास नहीं कर पा रहा, इसका दायित्व स्कूल पर आ गया। ऐसा क्या हुआ? छात्रों में सामाजिक विकास की प्रवृत्ति बदल गई है, अब बच्चों के अंदर प्रवृत्ति बदल गई है सामाजिक विकास की, या परिवार छोटे और एकांकी हो गए हैं, व्यक्तियों में एकांकी रहने की प्रवृत्ति बढ़ी, अकेला रहना पसंद करते हैं, सभी पागल हो जाएंगे। जो व्यक्ति अकेला रहता है या तो वो भगवान है या पागल है। ठीक है,
भगवान कैसे अकेला रहेगा, अपना काम अगर अच्छे प्रकार से करता था, उसमें सर्वाइव कर सकता तो वो भगवान बन सकता है। इनमें से कोई नहीं। तो बेस्ट ऑप्शन फिर होगा कि परिवार छोटे और एकांकी हो गए। वर्तमान में एकल परिवार की धारणा बहुत ज्यादा है। एकल परिवार की धारणा क्या है, बहुत ज्यादा। जैसे ही शादी हुई अपनी लुगावड़ी को लेके अलग रहने चले जाते, फिर बच्चा होता है तो मम्मी घर का काम करती, पापा बाहर काम करते, बच्चा अकेला रहता है। वैसे ही तो उसको संस्कार देने वाला पीछे कोई बचता नहीं, सब अपने अपने काम में बिजी है। बच्चा डिस्टर्ब ना करे इसलिए भले ही वो 3 साल का है उसको ठोक दिया जाता है स्कूल के अंदर, ठीक है। अब वो काम किसको करना पड़ेगा, स्कूल को करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। आपके घर मेहमान आने पर, आपके घर पे मेहमान आएंगे तो आप क्या करेंगे, वो आपसे पूछा गया कि आपके घर पे मेहमान आएगा उस समय आप क्या करेंगे। आप क्रोधित हो जाएंगे कि इनको अभी आना था, या आप अपनी सामर्थ्य से बढ़कर दिखावा करेंगे, जो आपका सामर्थ्य उससे भी बढ़कर क्या करेंगे, दिखावा करेंगे, या आप यथाशक्ति सत्कार करेंगे, जितनी आपकी शक्ति है उस हिसाब से आप उनका आदर सत्कार करेंगे, या आप उदासीनता दिखाएंगे, मतलब ज्यादा मन नहीं देंगे ताकि अगली बार नहीं आए। हाँ, तो सीधी सी बात है, वर्तमान के अंदर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपके घर पे मेहमान आ जाए तो आप उनके लिए एक तो चार्जर की व्यवस्था कर दो मोबाइल की, और एक आप उनके लिए वाईफाई की व्यवस्था कर दो। वो भले ही चाय नहीं पिलाओगे चलेगा, लेकिन वो आगे जाके किसी को नहीं कहेगा कि मैं वहां गया था और मुझे चाय नहीं पिलाई। बस आजकल के मेहमान को यही चाहिए। लेकिन हम ये भी यथाशक्ति में आएगा कि हम यथाशक्ति क्या करेंगे, जैसी हमारी शक्ति है उसके हिसाब से हम मेहमानों का क्या करेंगे, सत्कार करेंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। एक नेता के रूप में कक्षा में शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए। एज ए नेता कक्षा के अंदर शिक्षक का व्यवहार है वो किस प्रकार का होना चाहिए, वो आपसे पूछा गया कि एक नेता के रूप में शिक्षक का कक्षा में व्यवहार नकारात्मक, तो मनोविज्ञान में नकारात्मक जैसी कोई चीज नहीं होती। कठोरतापूर्वक होगा तो ये उग्र कंडीशन में आएगा। निरस्तापूर्ण अच्छा नहीं माना गया, उत्साहपूर्ण, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि टीचर को एक उत्साहपूर्ण तरीके से क्लास के अंदर नेता के रूप में क्या है, पेश आना चाहिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जिस भी भाई बहन ने डी बताया उन सभी का आंसर राइट है। बहुत बढ़िया, मेरे सामने कमेंट्स चल रहे हैं, मैं आप सभी के कमेंट्स देख पा रहा हूँ। काव्या, राहुल, दीपक, हरी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। डी आंसर आप सभी का क्या है, सही है। हमारा जो मस्तिष्क है वो हमारी साड़ी, आप कहोगे सर हम तो साड़ी पहनते ही नहीं है, ठीक है, तो हमारी सारी शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। आपका जो मस्तिष्क है वो क्या आपकी सारी मनोशारीरिक यानी मानसिक एवं शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ये बात सही है क्या? तो बिल्कुल सही बात है कि सर हमारी शरीर की पूरी जो कंट्रोलिंग होती है वो कहां से होती है, मस्तिष्क से होती है, जिसे आम भाषा में क्या कहा जाता है, ऊपर वाला माड़ा। ठीक है, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है कि हाँ। अगला, किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। देखो, किसी भी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति, 10-15 लोग या ग्रुप, कोई भी एक ग्रुप मिलकर किसी टारगेट को अचीव करना चाहता है तो उसके लिए नेतृत्व होना क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, ग्रुप है वो पूरा ग्रुप किसी एक टारगेट के पीछे कार्य कर रहा है तो उसके लिए नेतृत्व होना बहुत जरूरी है। जैसे सेना युद्ध लड़ने जाया करती थी तो उनके सेनापति का होना बहुत जरूरी है। युद्ध लड़ते लड़ते अगर सेनापति घायल हो जाए तो आधी से ज्यादा सेना का मनोबल वहीं टूट जाया करता था। सेनापति के लिए राजा का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। राजा को तीर लग गया तो सेनापति का हौसला वहां टूट जाया करता था। ठीक है, एक विद्यालय को बढ़िया अच्छे प्रकार से चलाना तो वहां पे प्रिंसिपल साहब का बहुत बढ़िया और बेहतरीन व्यवहार होना बहुत क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो नेतृत्व हर जगह क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके परिवार को बढ़िया अच्छे प्रकार से चलाना है तो आपके घर का मुखिया है वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम सब मिलकर अगर क्या है सामूहिक रूप से क्या करें, नेतृत्व के लिए कार्य करें, तो नेतृत्व उसके लिए सामूहिक रूप से किसी लक्ष्य के लिए कार्य करें तो नेतृत्व होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। नेता अपने समुदाय का होता है। अपने समुदाय के अंदर नेता की क्या हैसियत होती है वो आपसे पूछा गया। जो समाज या समुदाय है जिसका वो नेता बना हुआ है, वो नेता की क्या वैल्यू होती है अपने समाज या अपने समुदाय के अंदर। स्वामी होता है, स्वामी का मतलब मालिक हो जाता है। लड़कियां कहेंगी नहीं सर स्वामी का मतलब तो पति होता है। हाँ, तो वो देखिए सही बात है, वो भी शोषक मतलब शोषण करने वाला। ठीक है, प्रतिनिधि मतलब आपकी बात आगे तक रखने वाला या आपकी बात है, आपका जो टारगेट है उसके लिए नीति निर्माण करने वाला। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सर नेता है वो अपने समूह का प्रतिनिधि, यहाँ अपन कहेंगे कि मार्गदर्शक होता है। क्या होता है, मार्गदर्शक, समूह का मार्गदर्शन करने वाला होता है नेता। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला, अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य। एक अच्छे नेता का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? अच्छा नेता होगा वो कौन सा कार्य करेगा, वो आपसे पूछा गया। अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा? सभी कार्य स्वयं करना। एक अच्छा नेता है वो अपने सभी काम है वो स्वयं करेगा, या
अधिकतम धन कमाना, ज्यादा से ज्यादा सर पैसे कमाएगा अच्छा नेता। नीति निर्माण और योजना बनाकर प्रयास करना, अपने समूह के लिए नीतियों का निर्माण करना, योजना बनाना और उसके लिए प्रयास करना, या अपने पद को यथावत बनाए रखना। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अच्छा नेता होगा वो अपने समूह के लिए नीतियों का निर्माण करेगा, समूह का जो भी टारगेट होगा उस टारगेट को कैसे अचीव किया जा सकता है इसके लिए क्या करेगा, वो प्रयास करेगा। ठीक है। महात्मा गांधी जिस गुण के कारण स्वतंत्रता संग्राम में देश के नेता बने, महात्मा गांधी का नेतृत्व है वो पूरे भारत ने स्वीकार किया था। जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तब के गांधी जी जैसा कहेंगे अपन वैसा करेंगे। गांधी जी ने कहा कि हिंसा नहीं करनी है, कोई भी लड़ाई झगड़े से है दंगे फसाद करके स्वतंत्रता के लिए काम नहीं करेगा तो नहीं किया। हम शांति से काम करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, सबने सत्याग्रह किया। हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे कि इनका सहयोग नहीं करेंगे तो सबने वो काम किया। तो गांधी जी पूरे देश के नेता बने, ऐसा उनके अंदर कौन सा गुण था? अंग्रेजों के विरोध की भावना थी, वो अंग्रेजों को भगाना चाहते थे। तो भारत के प्रत्येक जन जन मानस के अंदर, प्रत्येक बच्चे के अंदर अंग्रेजों को भगाने की भावना तो थी। दृढ़ संकल्प शक्ति, वो एक बार जो संकल्प ले लेते थे उसको पूरा करके दिखाते थे। सुंदर व्यक्ति तो बढ़िया अच्छे हैं, बॉडी लंबी सी हाइट है, हष्टपुष्ट शरीर है। इसके अलावा आंतरिक व्यक्तित्व, सत्य बोलने वाले, अहिंसा के पालनहार, ये थे, या इनमें से कोई नहीं। तो सर है ज्यादा प्रशंसा नहीं करनी। ठीक है। दृढ़ संकल्प शक्ति यहाँ पे राइट हो जाएगा कि गांधी जी है वो अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति के कारण स्वतंत्र संग्राम के अंदर क्या बने, नेता बने। अगले प्रश्न की बात करते हैं। विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है ताकि वह, स्टूडेंट के अंदर मित्रों नेतृत्व के गुणों का विकास करना कहां तक जरूरी है? विद्यार्थियों के अंदर नेतृत्व के गुणों का विकास हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, और विद्यार्थियों में अगर नेतृत्व के गुणों का विकास किया जाए तो क्या होगा, वो आपसे पूछा गया। तो देखो, विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है ताकि वो भविष्य में नेता बन सके। क्या सभी को भविष्य के अंदर नेता बनना है? नहीं, सभी भविष्य में नेता नहीं बनेंगे। कोई कलेक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई छपरी बनेगा, सबके अलग अलग टारगेट होते हैं। व्यक्तित्व का विकास कर सके, उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है उसका विकास हो सके, तो ये बात सही है। जनता को मूर्ख बना सके या मित्रता की भावना बढ़ा सके, तो व्यक्तित्व का विकास कर सके। नेतृत्व किस लिए सिखाया जाता है बच्चों को? ताकि उसके अंदर क्या हो सके, व्यक्तित्व का विकास हो सके। अगला सवाल, शिक्षक की रुचि का अध्यापन कार्य में महत्व है। एक शिक्षक की कौन से काम में रुचि है, उसका क्या उसके अध्यापन कार्य के अंदर कोई प्रभाव पड़ता है, कोई महत्व है? शिक्षक की रुचि का उसके अध्यापन कार्य में क्या महत्व है? जैसे मान लो मेरी कौन से काम में रुचि है, इससे मैं पढ़ाता हूं उस चीज पर फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हम कहेंगे कि शिक्षक की रुचि का अध्यापन कार्य के अंदर क्या है, फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन, शिक्षक की रुचि का अध्यापन कार्य में महत्व है। बहुत कम, कुछ नहीं, और बहुत अधिक, तो हम कह सकते हैं कि बहुत अधिक महत्व है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्योंकि अगर पढ़ाने में रुचि है तो पढ़ा पाऊंगा, दूसरे काम में मेरी रुचि है और पढ़ा रहा हूं तो भी वो सही से नहीं हो पाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी डी बता रहे वो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। एक शिक्षक के लिए सफल शिक्षण कार्य हेतु जरूरी है। एक शिक्षक है उसको सफल रूप से शिक्षण कार्य करवाना है तो उसके लिए कौन सी चीज जरूरी है, वो आपसे पूछा गया। शिक्षक के लिए सफल रूप से अच्छे प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है तो कौन सी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए? उसकी विषय पर पकड़ होनी चाहिए, जो वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो उसको अच्छे प्रकार से क्या है, आना चाहिए। धन दौलत, उसके पास रुपए पैसे होने चाहिए। अच्छी वेशभूषा, बढ़िया अच्छे प्रकार के वो क्या पहन के आना चाहिए, कपड़े पहन के आना चाहिए प्रेस किया हुआ, या उक्त कोई नहीं। तो सिंपल सा प्रश्न है कि सर दिए गए विकल्पों में से तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि विषय पर क्या होनी चाहिए, उसके सब्जेक्ट पर क्या होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छात्रों के व्यवसायिक चयन पर उनके माता पिता का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, छात्रों का जो व्यवसायिक चयन है उसके ऊपर माता पिता का भी प्रभाव पड़ता है। यानी कि एक बच्चा है वो कौन सा व्यवसाय करेगा, उसको कौन सा व्यवसाय आगे जाके करना है, इसके ऊपर उसके माता पिता के कौन से गुणों का प्रभाव पड़ता है। आप आगे जाके कौन सा व्यवसाय करोगे, आपके माता पिता का समाज में कौन सा पद है, इस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। आपके माता पिता का व्यवहार कैसा है, इसका प्रभाव पड़ेगा। आपके माता पिता की आदतें कैसी है, इसका प्रभाव पड़ेगा। या उनकी शिक्षा का, तो सीधी सी बात है कि माता पिता की शिक्षा है उसी का आगे जाके प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा कि जिनके माता पिता किसान हैं, नॉर्मली वो सारे अधिकांश तो बच्चे हैं वो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। 5-7 साल तैयारी करते हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो फिर वही वापस उस खेतीबाड़ी वगैरह या उस काम के अंदर वो लग जाते हैं। ठीक है, जिन बच्चों के माता पिता पहले से ही अच्छी पोस्ट पर है, अच्छे बिजनेस में हैं, वो बच्चे सरकारी नौकरी को वरीयता न देके सीधा सा बिजनेस करते हैं। ठीक है, और जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में, वो तो बेसिकली सरकारी नौकरी की तैयारी करते ही करते हैं। तो सबकी अलग अलग शिक्षा का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है।
यहाँ पे डी ऑप्शन मित्रों आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो भी डी बताएगा वो सभी सही हो जाएंगे। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षण कार्य के अलावा अपनी रुचि के अनुसार अन्य कार्य करना। आप भाई शिक्षक और शिक्षण कार्य के अलावा, आप शिक्षक हो तो आपका काम पढ़ाना तो है ही, लेकिन मान लो पढ़ाने के अलावा आपकी दूसरी किसी काम के अंदर भी रुचि है, आपको कोई दूसरा काम भी अच्छा लगता है जिसमें आपकी रुचि है, तो वो काम आप करना पसंद नहीं करेंगे, अपमान समझेंगे, पसंद करेंगे या उक्त कोई नहीं। तो सीधी सी बात है भाई आप शिक्षक हो तो आप अपना शिक्षण कार्य तो बहुत बेहतरीन और अच्छे प्रकार से कर रहे हो, इसके अलावा दूसरे किसी काम के अंदर आपकी रुचि है तो वो काम भी आप करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो भी सी बता रहे हैं वो सभी के सभी सही हो जाएंगे। छात्रों के विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है। एक बच्चे के विकास के अंदर सबसे ज्यादा भूमिका किसकी होती है, वो आपसे पूछा गया। छात्रों के विकास में, बच्चे के विकास के अंदर सबसे ज्यादा भूमिका किसकी होती है? विशाल क्रीड़ा स्थल की, क्रीड़ा स्थल का मतलब होता है खेल मैदान की, तो बड़े से खेल मैदान की भूमिका होती है। अच्छी पुस्तकों की, अच्छी अच्छी बुक्स वो पढ़ेगा उसकी भूमिका होगी। समर्पित शिक्षक की, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों ऐसा माना जाता है कि बच्चे को जो पढ़ाने वाला शिक्षक है, सारा खेल उसके ऊपर होता है। अगर वो बच्चों का अच्छे प्रकार से मार्गदर्शन करे, उनको अच्छे प्रकार से पढ़ाए, तो बच्चा क्या कर सकता है, बहुत अच्छे प्रकार से प्रदर्शन कर सकता है, उसका विकास अच्छा हो जाता है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा। अगला, शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन कराने के संदर्भ में आपका विचार है। जो सरकारी शिक्षक होते हैं उनके द्वारा, क्योंकि शिक्षक की जो नियमावली होती है वो हालांकि प्राइवेट और सरकारी दोनों शिक्षकों पर लागू होती है, लेकिन सरकार के जो उपबंध होते हैं वो सरकारी शिक्षकों पर ज्यादा मान्य होते हैं। ठीक है, तो शिक्षक द्वारा जो प्राइवेट ट्यूशन करवाया जाता है, इस प्राइवेट ट्यूशन कराने के संदर्भ में आपका क्या विचार है? यानी कि कोई सरकारी स्कूल का शिक्षक है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ में कहीं और भी क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, और वहां पे वो फ्री सेवा नहीं देके पैसे ले रहा है, तो उस कंडीशन में रोक लगा देनी चाहिए। केवल विशेष परिस्थितियों में ही कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि शिक्षक द्वारा ट्यूशन करवाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है तो ही करवाया जाना चाहिए, कोई रोक नहीं होनी चाहिए, भले ही करवाया, या कानून बनाकर दंडनीय कर देना चाहिए। तो विशेष परिस्थितियों के अंदर क्या है, इसको छूट दी गई है, बाकी रोक लगी हुई है, यानी कि प्राइवेट ट्यूशन शिक्षक द्वारा नहीं कराया जाना चाहिए। ठीक है, सीधी सी बात है कि शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन नहीं कराया जाना चाहिए। शिक्षक द्वारा दोस्तों प्राइवेट ट्यूशन नहीं करवाया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन मान लो कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां, जैसे मान लो कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ, हर एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ गया, तो ऐसी बहुत सारी और भी अन्य परिस्थितियां हो सकती है, उन परिस्थितियों में उनको जरूर से छूट है वो दी जानी चाहिए। अगला सवाल, बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा देने का आपका मुख्य उद्देश्य है। बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा देने के पीछे आपका मुख्य उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे साथियों? सर हाँ, घर वालों ने 500 रुपए दिए थे कि जाओ फॉर्म भरो और क्या लग जाओ, नौकरी लग जाओ, और हमें किसी ने कहा था कि बीएसटीसी की परीक्षा दोगे तो क्या लग जाओगे, नौकरी लग जाओगे, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बीएसटीसी का प्रवेश परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है, यूं नजरों ही नजरों में बात हो गई है, बात होती रहेगी, पढ़ लो चुपचाप। ठीक है, हाँ, शायरिया नहीं भेजेगा कोई भी, चुपचाप पढ़ोगे। बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा देने का पीछा कि सर ऐसे फॉर्म भरा, देखा कितने नंबर आते हैं, चेक करना चाह रहे हैं, या टाइम पास कर रहे हैं, नौकरी पाने का प्रयास है, प्रतियोगी परीक्षा का अभ्यास कर रहे हैं, अध्यापन कार्य के प्रति रुचि। तो बताना है कि भाई हमें पढ़ाने के प्रति इंटरेस्ट है और सरकारी शिक्षक बनने का 12वीं के बाद एक रास्ता है बीएसटीसी, इसलिए वो एग्जाम देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अध्यापन कार्य के प्रति रुचि। शिक्षक प्रशिक्षण का मूलभूत उद्देश्य है। शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षकों की जो ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण का मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग हो जाएगा कि मार साहब की जो ट्रेनिंग दी जाती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वो आपसे पूछा गया। जैसे आपका बीएसटीसी में सिलेक्शन हो गया तो 2 साल आप इसको इंटर्नशिप वगैरह बीच में होगी आपकी, वहां पे ट्रेनिंग है, आपको सिखाया जाएगा कि कैसे पढ़ाना है। ठीक है, तो ये प्रशिक्षण देने के पीछे का टारगेट क्या होता है? छात्रों को पहचानने की योग्यता विकसित करना, आप बच्चों को पहचान पाए ऐसी योग्यता आपके अंदर विकसित करना। वो तो हम नाम पूछ के सर पहचान लेते हैं, सिर्फ पहचानना, नाम पूछ के पहचानना नहीं है, उनके व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है, शिक्षकों में आवश्यक कौशल का विकास करना, जो जो स्किल चाहिए आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए उसका विकास करना। शिक्षकों की बढ़ती मांग की पूर्ति करना, सर मास्टरों की बहुत ज्यादा मांग है और मास्टर कम है, तो बढ़ाओ इनको मास्टर फटाफट से, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों शिक्षकों के अंदर जो जो कौशल चाहिए आवश्यक बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिन जिन स्किल्स का होना जरूरी है, वो आपको ट्रेनिंग के द्वारा सिखाया जाता है। छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय है।
बच्चे जो अनुशासनहीनता करते हैं, इनके अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, तो उसको कहते हैं अनुशासनहीनता। निराकरण का मतलब होता है उनको दूर करना, ठीक है। तो बच्चों के अंदर जो अनुशासनहीनता है उसको दूर करने का सबसे बेस्ट उपाय कौन सा है, वो आपसे पूछा गया है। छात्रों में भयमुक्त वातावरण, बिना डर का उनको वातावरण देना, या छात्रों की समस्या से अवगत होना, छात्रों की समस्या का पता लगाना कि वास्तव में उनकी समस्या क्या है, या छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारण जानना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनुशासनहीनता के कारण जानेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, उसका निवारण करेंगे, या छात्रों को कठोरता से दंडित करना। तो सबसे पहले बच्चों से आप सीधे तौर पर संपर्क स्थापित करके क्या करेंगे, कारण जानेंगे। आपकी कक्षा में कुछ उद्दंड छात्र है, उद्दंड का मतलब हो जाएगा बदमाश, जो आपराधिक प्रवृत्ति के है, लड़ाई झगड़े वगैरह करते हैं या बदमाशी करते रहते, आप उनके साथ किस प्रकार के संबंध रखना चाहेंगे। जो बच्चे बदमाश है उनके साथ आप कैसे संबंध रखेंगे, तो सीधी सी बात है, आपको सुधारात्मक संबंध रखने, यानी कि उन बच्चों को आपको क्या करना है, सुधारना, उनके व्यवहार में क्या लाना है, सुधार लाना है। फिर भी इन ऑप्शन में से अगर कोई संबंध रखना चाहे तो वो आप कैसे रखेंगे। आप उनसे अनजान बन के रहेंगे, ऐसा महसूस कराएंगे कि आप इनको जानते ही नहीं है, या निष्पक्ष रहेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, तटस्थ रहेंगे, या इनमें से कोई नहीं, तो आप उस समय निष्पक्ष रहेंगे। किसी भी, भले ही वो बच्चा बदमाश है या कमजोर है, भेदभाव उसके साथ नहीं किया जाना चाहिए, व्यवहार सबके साथ समान। हाँ, अपराध जो कर रहा तो अपराध की प्रवृत्ति और अपराध की आवृत्ति को देख के आगे निर्णय लिया जा सकता है कि क्या करना। जैसे मान लो किसी बच्चे ने बदमाशी की है, अब उसको दंड देना पहली बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी देना ही पड़े, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि उसने जो अपराध किया है वो अपराध है कैसा। नॉर्मल अपराध है, किसी की चूंटियां भर के आ गया है, किसी के थप्पड़ मार के आया है, या किसी को मार के ही आ गया है। दूसरा, आवर्ती, ये अपराध वो पहली बार कर रहा है या पहले भी कर चुका। इन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे का निर्णय है वो लिया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आने से पहले आप सभी को बता दूं कि बीएसटीसी की तैयारी आप कर रहे हैं, बढ़िया अच्छे प्रकार से आपने पूरा सिलेबस पढ़ा। अब जो आपने पढ़ा है उसका टेस्ट देना बहुत जरूरी है। एग्जाम से आपको डर लग रहा है, टाइम पे कोर्स जो आप पेपर है वो सोल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो ये सारी चीजें हैं, ये पहले से आपका डर खत्म हो जाए, ये टेस्टों के माध्यम से होगा। टेस्ट के माध्यम से आप जितना ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे, आपका एग्जाम के प्रति डर है वो कम होगा। तो यहाँ पे आपके लिए गोल्डन टेस्ट सीरीज है आरपी स्टडी ऐप के अंदर, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करना। लगभग तो मोस्टली सभी बच्चों ने ले रखी है मुझे लगता, फिर भी अगर कोई पीछे रहा है तो आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करके आप टेस्ट सीरीज के ऑप्शन में जाकर गोल्डन टेस्ट सीरीज है इसको बाय कर लीजिएगा। 99 रुपए के अंदर स्पेशल ऑफर चल रहा है, आपको 21 टेस्ट मिलेंगे, 200 प्रश्नों के, टॉपिक वाइज भी है, मिक्स भी है, जैसा आप देना चाहो वैसे इसके टेस्ट दो और बढ़िया अच्छे प्रकार से क्या करो, पढ़ो। पेमेंट किसी और से करवाना या और कोई दिक्कत है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे बात है वो कर सकते हो। बाकी टेस्ट जरूर देना, नहीं तो एग्जाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, ये फिर पूरी पढ़ाई आपकी कहीं ना कहीं बेकार चली जाती है। जब हमें आता सब कुछ है लेकिन कहते हैं ना कि सर टाइम पे गोले नहीं भर पाया है, क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाया टाइम पे, ये चीजें हमारे सामने बहुत ज्यादा आती है। अगला, यदि आप अपने विद्यालय के छात्रावास वार्डन हैं तो आप छात्रों से संबंध कैसे स्थापित करेंगे। आप मित्रों अपने स्कूल का जो हॉस्टल है उस हॉस्टल के क्या है, वार्डन है, ठीक है। हॉस्टल के वार्डन है तो आप बच्चों के साथ में किस प्रकार से संबंध स्थापित करेंगे वो आपसे पूछा गया। छात्रों से संवाद स्थापित करके, यानी कि उनसे बातचीत करके हम उनके साथ में संबंध स्थापित करेंगे। अचानक निरीक्षण के द्वारा अचानक से उनकी चेकिंग करके संबंध स्थापित करेंगे। परिस्थितियों के अनुसार या कठोर दंडात्मक रवैया अपनाकर। तो सीधी सी बात है, सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये होता है कि भाई जैसी परिस्थितियां होगी उसके अनुसार हम क्या करेंगे, उनसे संबंध स्थापित करेंगे। लेकिन एक दो बार ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है, वहां पे जो बोर्ड है, हालांकि वीओम्यू की अपन बात नहीं कर रहे हैं, वीओम्यू में तो जब ये प्रश्न आएगा तो पता चलेगा कि वो इसका आंसर क्या मानता है। मनोविज्ञान में प्योर मनोविज्ञान हो तो फिक्स आंसर होता है। शिक्षण अभिरुचि में तो ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा वो चुनना होता है, तो वो एग्जामिनर के माइंड पे भी कई बार निर्भर करता है। बाकी जो पहले शिक्षा विभाग है, जो निदेशालय वो एग्जाम करवाता था, तो उसने ए राइट माना था कि छात्रों से हम बातचीत करके संबंध स्थापित करेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप देख लेना। अगला प्रश्न है, प्राचार्य व अन्य शिक्षकों के मध्य जो संबंध होते हैं उस पर विद्यालय का वातावरण निर्भर करता है। प्राचार्य यानी कि जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, जो दूसरे शिक्षक होते हैं, उनके बीच में किस प्रकार का रिलेशन है, उसी से पूरे विद्यालय का वातावरण बनता है, उसी पर पूरे विद्यालय का वातावरण निर्भर करता है। तो बात बिल्कुल सही है। अगर प्राचार्य और अन्य शिक्षकों के मध्य रचनात्मक संबंध है, वो एक दूसरे की बातों को समझते हुए अच्छे से विद्यालय वातावरण अच्छा बना रहे हैं, यहाँ एक दूसरे का सहयोग करते हुए सहयोगात्मक रूप से कार्य कर रहे हैं, तो विद्यालय का वातावरण भी क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। और अगर उनके बीच में संबंध अच्छे नहीं है तो पूरे विद्यालय की व्यवस्था क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि प्राचार्य और अन्य शिक्षकों के मध्य जो संबंध होते हैं उसी पर क्या होता है, विद्यालय का वातावरण निर्भर करता है। ये बात बिल्कुल सही है, सदैव ऐसा होता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
अपने पड़ोसी से संबंध तोड़कर ही सुखी जीवन व्यतीत किया जा सकता है। अगर आपको जिंदगी के अंदर सुखी रहना है तो उसका एक ही राज है कि अपने पड़ोसियों से क्या करो, संबंध मत रखो। देखो, दुखी रहना है तो पड़ोसियों से संबंध जरूर तोड़ देना चाहिए, सुखी रहना है तो कभी भी पड़ोसियों से संबंध नहीं तोड़ने चाहिए। है पड़ोसी भाई साहब भगवान का रूप होता है, सीधी सी बात है। क्लियर है ना? हाँ, तो क्या ये कथन सही है क्या कि पड़ोसी से संबंध तोड़कर सुखी? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पड़ोसी से संबंध तोड़कर कभी भी सुखी नहीं रहा जा सकता। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि बिल्कुल भी नहीं, 100% भी ये बात सही नहीं है। ठीक है, मतलब 1% भी नहीं। कक्षा में अच्छे वातावरण के लिए आवश्यक है, कक्षा के अंदर अच्छा वातावरण बनाए रखना है, उसके लिए कौन सी चीज आवश्यक है वो आपसे पूछी गई है। अगर क्लास का वातावरण अच्छा चाहते हो तो छात्र है वो शांति से बैठे रहे, बच्चे चुपचाप बैठे रहे, या छात्रों का मनोरंजन होता रहे, उनका टाइम पास होता रहे, या छात्र शिक्षक से भयभीत रहे, डरे, या छात्र और अध्यापकों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध हो। तो बिल्कुल, अगर क्लास का वातावरण अच्छा रखना है तो क्लास के बच्चों और टीचर के बीच में अच्छे संबंध होने बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। सौहार्दपूर्ण संबंध होने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आप एक अध्यापक है, आपकी सहयोगी अध्यापिका के साथ आपका व्यवहार होगा। आप भाई एक शिक्षक है, अध्यापक है, और आपके विद्यालय में महिला शिक्षक यानी कि अध्यापिका भी पढ़ाती है, तो उसके साथ में आपका किस प्रकार का व्यवहार होगा? आप उससे विशेष संबंध रखेंगे, कठोर संबंध रखेंगे, अनिश्चित संबंध रखेंगे, पहले से फिक्स नहीं है, देखने के बाद ही पता चलेगा, या सामान्य? तो सीधी सी बात है कि हम सामान्यतः जैसा दूसरे शिक्षकों के साथ व्यवहार करते हैं, नॉर्मली व्यवहार है वो उसी महिला शिक्षक के साथ भी किया जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप सभी का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला, देश की उन्नति तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक जाति, धर्म व भाषा की संकीर्णता से दूर होकर कार्य करे। आप इस कथन से ये कह रहा है कि देश का विकास उस दिन होगा जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति है, जो नागरिक है इस देश का, वो जातिगत भेदभाव को भूले, धार्मिक भेदभाव को भूले और भाषा की भेदभाव को भूले, उस जो छोटी मानसिकता है उससे दूर होकर कार्य करेगा तो ही देश का विकास होगा। और वर्तमान परिस्थितियों के अंदर ये बात 100% लागू हो रही है। ठीक है, आजकल आप और हम सब जातिगत भेदभाव के अंदर बंटे हुए हैं। ठीक है, छोटी जाति वाला उससे भी छोटी जात को ढूंढ लेता है। ठीक है, तो फिर दूसरों से वो भेदभाव की उम्मीद नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि हम खुद भेदभाव कर रहे हैं। जो कहता है कि भेदभाव मिटा, वो भी आगे जाके कहीं ना कहीं भेदभाव करता है। इसके अलावा धार्मिक रूप पे ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये वो है, और इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलता है राजनेताओं को। हम धार्मिक आधार पर भी आपस में लड़ते रहते हैं, उस किसी का धर्म देखकर उसको गलत और सही ठहरा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा भाषा की मानसिकता आज आप देख लो, महाराष्ट्र के अंदर ये बहुत ज्यादा समय तक चला था कि मराठी बोलो, महाराष्ट्र में रहना तो मराठी आनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें, जब हम आपस के अंदर बंटे हुए इन चीजों पर, तो हम कभी भी देश का विकास नहीं कर पाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है। तो इस चीज से हम क्या है, पूर्णतः क्या है, सहमत है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है, ये कथन है। संप्रेषण कौशल है मित्रों, ये अर्जित किया जा सकता है, ये कथन किस प्रकार का? क्या संप्रेषण यानी कि बातचीत करने का तरीका, अपने विचारों, हाव भावों को प्रकट करने का जो तरीका, एक माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों को पहुंचाना, ये कौशल है, वो सीखा जा सकता है, हम पहले से सीख के आते हैं। तो ये हम सामाजिक वातावरण में रहकर ही सीखते हैं, इसको हम अर्जित करते हैं। ठीक है, तो ये कथन क्या है, सत्य है कि संप्रेषण कौशल क्या है, अर्जित किया जाता है। और सभी में संप्रेषण एक जैसा भी नहीं होता। ठीक है, अगला, जटिल विचार व नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को बनाते हैं। जटिल विचार, आपके विचार है वो सरल नहीं है, वो कैसे हैं, जटिल है, यानी कि हर किसी को आसानी से समझ में आने वाले नहीं है। और नकारात्मक भाषा, आपकी जो भाषा है वो नकारात्मक है, तो ये आपके संप्रेषण को, आपके बातचीत करने के तरीके को कैसा बनाएंगे, सरल बना देंगे, कठिन बना देंगे, प्रभावी या अप्रभावी। तो देखो, अगर आप नकारात्मक विचारों के साथ बात करोगे तो कोई भी आपकी बात पर ध्यान नहीं देगा। ठीक है, यानी कि जटिल विचार है तो हो सकता है कि ये तो कठिन बना देगी, भाई अगले वाले को समझ में नहीं आया। इसके अलावा नकारात्मक भाषा है तो वो कठिन तो अपने आप में होगा, इसके साथ में अप्रभावी हो जाएगा, उसका प्रभाव किसी के ऊपर नहीं पड़ने वाला है, वो आपको सीरियस नहीं लेंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एक शिक्षक के लिए अध्यापन कार्य जितना महत्वपूर्ण है, छात्रों के लिए पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना उतना ही महत्वपूर्ण है। इस कथन से आप क्या कि भाई एक शिक्षक के लिए जितना इंपोर्टेंट है बच्चों को पढ़ाना, उतना ही बच्चों के लिए इंपोर्टेंट है कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके आंसर देना। तो इस कथन से आप क्या समझते हैं? ये पूर्णतः सही बात है, आप सहमत हैं इससे, असहमत है, आंशिक असहमत या आंशिक सहमत? तो इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक को अपने ज्ञान को रोचक और ज्ञानवर्धक बनाने के लिए इनका प्रयोग करना चाहिए। देखो, शिक्षक है वो बच्चों को समझा रहा है और वो चीज जो
समझा रहा है उसको रोचक बनानी है, बच्चों की उसमें रुचि पैदा करनी है, इसके अलावा बच्चों का नॉलेज बढ़ा सके उस प्रकार से उसको बनाना है, तो किन चीजों का प्रयोग है वो शिक्षक को पढ़ाते समय करना चाहिए, वो आपसे पूछा जा रहा है। जटिल शब्दों का, देखो जटिल शब्द होंगे तो संप्रेषण अच्छा नहीं होगा। प्रश्न पूछ सकते हैं चुटकुलों का और उदाहरणों का, सबसे बेस्ट हो जाएगा उदाहरणों का। कोई भी चीज है अगर समझ में नहीं आई तो उसका एग्जाम्पल देके समझाया जाए, उदाहरण के द्वारा उसको समझाया जाए, तो वहां पे सीखना क्या हो जाता है, सरल हो जाता है, अधिगम क्या हो जाता है, सरल हो जाता है, बच्चे को आराम से समझ में आ जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में प्राय संप्रेषण होना चाहिए। जो प्राथमिक कक्षाएं होती है दोस्तों, पहली से पांचवी तक की कक्षाएं, उसमें जो संप्रेषण है वो किस भाषा के अंदर होना चाहिए। पहले से पांचवी तक की पढ़ाई वो अंग्रेजी भाषा के अंदर कराई जानी चाहिए, किसी विदेशी भाषा में कराई जानी चाहिए, राष्ट्रभाषा में कराई जानी चाहिए, मातृभाषा में कराई जानी चाहिए। तो सीधी सी बात है कि बच्चे की जो अपनी भाषा है, उसकी जो लोकल लैंग्वेज है, उसके अंदर अगर बच्चे को पढ़ाया जाएगा तो बच्चा अच्छे प्रकार से सीख पाएगा, अच्छे प्रकार से वो समझ पाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला, एक शिक्षक को अपने सार्थक संप्रेषण से आत्मसंतोष प्राप्त होता है, इस कथन से आप सहमत है। ये कह रहा है कि एक शिक्षक है, जब उसको लगता है कि उसने जो चीज बच्चों को समझाई है या जो चीज वो बच्चों को समझाना चाह रहा है वो बच्चों को अच्छे प्रकार से समझ में आ गई है, जब उसको इस चीज का पता लगे तो उसको संतोष मिलता है, आनंद मिलता है। इस कथन से आप क्या समझे, तो ये बिल्कुल सही बात है कि शिक्षक जो चीज बच्चों को समझाना चाह रहा है, बच्चे अगर वो आसानी से समझ ले तो उसमें बहुत अच्छा रहता है शिक्षक के लिए और उसको संतोष प्राप्त होता है। तो ये बात बिल्कुल क्या सही है, हम इस कथन से क्या है, सहमत हैं। अगला, संप्रेषण कला में दक्षता सभी में समान रूप से पाई जाती है। संप्रेषण कला में दक्षता यानी कि संप्रेषण कला यानी कि बातचीत करने का तरीका, बोलने का तरीका है, इसकी जो दक्षता है वो सभी के अंदर समान होती है। यानी कि सबके बातचीत करने का तरीका एक जैसा होता है, सबके बोलने का तरीका एक जैसा होता है, सबके समझाने का तरीका एक जैसा होता है क्या, तो आप कहेंगे नहीं सर, सबके बोलने बातचीत करने का तरीका अलग अलग होता है। तो फिर ये कथन क्या गलत है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। सभी में संप्रेषण कला समान नहीं पाई जाती है, सभी में क्या होती है, अलग अलग होती है, क्योंकि संप्रेषण अर्जित संपत्ति है। जो जितना ज्यादा सीखेगा वो उतना ही ज्यादा क्या आएगा, निखार लाएगा। बोलने की, बातचीत करने की, हर चीज के अंदर क्या होगा, उसका सही होगा। जैसे किसी को अपनी जो वाक्पटुता है, बोलने की शैली है, उसको बहुत बेहतरीन करना है तो साहित्य की किताबें उसके लिए बेस्ट मानी जाती है, वहां पे आप अच्छे अच्छे शब्दों का चुनाव है वो कर सकते हैं। ठीक है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षक की सहायता करती है। मित्रों, जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी है, टीचिंग के अंदर जो हम कहेंगे कि डिजिटलीकरण हुआ है, जो टेक्नोलॉजी आई है, प्रौद्योगिकी आई है, ये शिक्षक की किस काम में सहायता करती है, इसका कालांश पूरा करने में सहायता करती है, काम को बढ़ाया है इसने तो नहीं, मनोरंजन में या प्रभावी बनाने में। तो शिक्षण को और ज्यादा अच्छा और प्रभावी बनाया जा सकता है टेक्नोलॉजी की मदद से। तो शिक्षण को प्रभावी बनाने में टेक्नोलॉजी हमारी क्या करती है, मदद है वो करती है। अगला सवाल, संप्रेषण कला में दक्षता की सर्वाधिक आवश्यकता किसको होती है। बातचीत करने की जो दक्षता है ये सबसे ज्यादा किसके अंदर होनी जरूरी है, समझाने का काम सबसे ज्यादा किसका होता है वो आपसे पूछा गया, शिक्षक का, किसान का, डॉक्टर का या शिक्षार्थी का। तो यहां पे देखिएगा, जो बातचीत करने या समझाने का जो तरीका है, किसान है, डॉक्टर है, शिक्षार्थी और शिक्षक, तो शिक्षक की संप्रेषण कला की दक्षता बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शिक्षक है उसको बच्चों को समझाना है कि ये चीज कैसे हुई, क्या हुई है, और वो इस प्रकार से समझाना है कि आगे जाके बच्चा भी उस चीज को अगले वाले तक पहुंचा सके या समझा सके। तो सबसे ज्यादा जो समझाने का तरीका चाहिए वो एक शिक्षक को चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आप एक टीचर है, बेशक आप है, बढ़िया अच्छे प्रकार से आपने 4-6 महीने बेहतरीन तैयारी करी है, तो उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, जिसने जैसी तैयारी की रिजल्ट उसको उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, लेकिन मेरी जहां तक ये उम्मीद है कि आपने बेहतर तैयारी की होगी, अच्छी तैयारी की होगी, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद तो नहीं मारी होगी, तो कहीं ना कहीं आप बढ़िया मेहनत करके पढ़े होंगे, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आप एक शिक्षक है और मध्याह्न अवकाश में यानी कि जो इंटरवल होता है या जिसे आप रेस्ट वगैरह जो भी कहते हैं, उसमें यदि आप अपने साथियों के साथ चाय पान करते हैं, अब आप ये मत कहना कि सर मैं तो चाय पीता ही नहीं हूं, ठीक है, तो आप वहां बैठे बैठे चाय पान कर रहे हैं, तो आपका क्या लक्ष्य होगा, आप किन चीजों पर क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। चाय पान व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे कि यार आज चाय के अंदर चक्कर ज्यादा डाल दी, मैं चाय किसने बनाई, तपेली धोई नहीं थी, या विद्यालय संबंधी विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करेंगे, स्कूल की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर विचार विमर्श करेंगे, या साथियों की आलोचना करेंगे, वो देखो आज ना के आया ही नहीं, बालों में तेल ही नहीं लगाया उसने, है तो
कुछ नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा कि हम क्या करेंगे, स्कूल की जो विभिन्न समस्या हैं उन समस्याओं पर विचार विमर्श है वो करेंगे। अगला, जन चेतना उत्पन्न करने हेतु शिक्षक को चाहिए कि, अगर लोगों को जागरूक करना, जन चेतना का मतलब है लोगों में जागरूकता लानी है, और जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आप क्या करोगे, एक शिक्षक के रूप में आपका क्या काम होगा जन चेतना जागरूक करने के लिए। जन चेतना पर लेख प्रकाशित कराएंगे। सर मैं एक लेख लिखूंगा जन चेतना के ऊपर, अच्छा है, अगले वाला कहेगा मैं पढ़ूंगा ही नहीं, कैसे तुम उत्पन्न कर लेगा जन चेतना मेरे अंदर। यहाँ जन चेतना पर अनेक व्याख्यान देंगे, बहुत सारे भाषण देंगे जन चेतना पर, सामाजिक कार्यों के अंदर सक्रिय रहेंगे, जनमानस से बिल्कुल, लोगों से बिल्कुल दूर रहूंगा। अच्छा मतलब आप है वो जन चेतना उत्पन्न होने नहीं दे रहे हैं, आप लोगों से दूर चले जाएंगे तो लोगों में जन चेतना अपने आप उत्पन्न हो जाएगी क्या, नहीं। तो क्या है, मिलनसार रहेंगे, सामाजिक कार्यों के अंदर एक्टिव रहेंगे, और वहां पे लोगों को हम क्या करेंगे, जागरूक करेंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। मताधिकार की आयु कम हो जाने पर शिक्षार्थियों में चेतना। मित्रों मताधिकार की आयु है वो क्या हो गई, कम हो गई। पहले अगर आपकी उम्र 21 वर्ष हुआ करती थी, अगर आप 21 वर्ष के हैं तो ये आप वोट डाल सकते थे, वरना आपको वोट डालने नहीं दिया जाता था। लेकिन अब कहा नहीं, आजकल के छोरे समझदार हो गए, और जैसे ये 18 वर्ष के हो जाए इनको क्या कर दिया जाए, इनको वोट डालने का अधिकार दे दिया जाए। तो 18 वर्ष की उम्र के अंदर आप वोट डालते हैं, मताधिकार की आयु कम हो गई, तो इससे क्या हुआ, इससे आपके अंदर जो चेतना है, जो जागरूकता वो घट गई है, घटी है, बहुत घटी है, बड़ी है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो सीधी सी बात है, पहले आपको 21 साल का होकर सोचना पड़ता था कि यार कौन सा नेता मेरे लिए सही है, किसको मैं चुनूं जो मेरे क्षेत्र का भला कर सकता है। अब वही चीज आपको 18 साल में सोचनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं अब आपको ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा, आपके अंदर जागरूकता क्या है, बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जागरूकता बड़ी है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल, यदि आप कोई त्रुटि करते हैं तो आप, मान लो आपसे कोई गलती हो गई, त्रुटि हो गई, ठीक है। अब आप कोई भी क्या करते हैं, गलती करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करेंगे वो आपसे पूछा गया। दोबारा गलती नहीं करेंगे, तो ये तो सीधी सी बात है, कोई भी नहीं करना चाहेगा, उसकी परवाह नहीं करेंगे। गलतियां होती रहती है जिंदगी में, आए हैं पहली बार आए हैं, गलतियां ही होगी, है कोई गलती हो जाए तो बुरा मत मानना, मैं इस धरती पर पहली बार आया हूं, कोई परवाह नहीं करनी। या अन्य लोगों के दबाव में त्रुटि स्वीकार करें, अगर आसपास के लोग आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं तो फिर गलती स्वीकार कर लेंगे, प्रेशर नहीं डाले तो नहीं करनी स्वीकार। या अपनी त्रुटि स्वीकार कर क्षमा मांगेंगे, बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है भाई, आपसे जो भी गलती हुई है आप उस गलती को स्वीकार करेंगे, उसके लिए क्षमा मांगेंगे, माफी मांगेंगे, और हो सके तो उसके अंदर क्या है, सुधार करने का भी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी का है कि परिवार, समाज और राष्ट्र के संपूर्ण विकास के लिए, अगर आपको अपने परिवार, समाज और पूरे देश का विकास करना है तो उसके लिए कौन सी चीज है वो जरूरी है। छात्राओं की शिक्षा अधिक आवश्यक है, लड़कियों को बहुत ज्यादा पढ़ाया जाना चाहिए, या छात्रों की शिक्षा अधिक आवश्यक है, लड़कों को ज्यादा पढ़ाया जाना चाहिए, या किसी को भी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, या दोनों की शिक्षा आवश्यक है। तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों की शिक्षा क्या है, आवश्यक है। ये अच्छे प्रकार से आपको क्या करना, ध्यान रखना है। हालांकि लड़कों पे और भी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, लड़कियों के लिए तो बहुत सारी योजनाएं भी चलती, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, लड़के को मारा जाता, पीटा जाता बेचारे को, लेकिन फिर भी वो सशक्त है, अपने आप में सक्षम है। हाँ, तो योजना लाने की जरूरत है ही नहीं, योजना लड़कियों के लिए लाई जाए। शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के अलावा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के संबंध में भी सजग रहना चाहिए। इस कथन से आप ये कह रहा है कि शिक्षक को बच्चों को पढ़ाना तो है ही, शिक्षण कार्य तो करवाना ही करवाना है, इसके अलावा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के संबंध में भी क्या रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। बच्चों का स्वास्थ्य कैसा, वो अच्छे कपड़े पहन के आ रहा नहीं आ रहा, अच्छों का मतलब साफ सुथरे, जिन पे मेल नहीं हो, गंदगी ना हो, ठीक है। उनके दांत देखे जाते हैं कि भाई वो दातुन करता है कि नहीं करता है, नाखून है वो बढ़ाए हुए तो नहीं है उसके, ये चीजें देखी जाती है। तो ये बिल्कुल देखी जानी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये इसकी स्वास्थ्य शिक्षा के अंदर आती है। तो हम इस बात से क्या है, पूर्णतः सहमत हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखना शिक्षक की जिम्मेदारी है। लक्ष्य प्रधान संप्रेषण ही सार्थक होता है। इस कथन से आप, लक्ष्य प्रधान संप्रेषण यानी कि वो बातचीत जिसका कोई ना कोई टारगेट है तो ही वो क्या होती है, सफल होती है। इस कथन से आप क्या करते हैं, आप जैसे किसी को कोई चीज समझाना चाह रहे तो उसके पीछे अगर आपका कोई टारगेट है कि भाई मैं इस बात से इसको ये समझाना चाह रहा हूं, वो कोई टारगेट था तो वो चीज सफल होगी। और बात क्यों करी आपने, ये आप इसको क्यों कहना चाह रहे हो, क्या इसका वो कुछ नहीं है, तो वो सफल नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, क्लास में अगर पढ़ाया भी जाता है तो भाई इस चीज के माध्यम से आपके दिमाग में क्या चीज सेट करना है, तो ये टारगेट आगे एग्जाम में आगे ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं हो। तो लक्ष्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि अगर संप्रेषण का टारगेट है, संप्रेषण लक्ष्य प्रदान प्रक्रिया ही है, टारगेट होगा ही होगा इसका, ठीक है।
अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को समाज में उचित स्थान दिलवाने हेतु क्या करना चाहिए? अध्यापक है वो अपने विद्यार्थियों को समाज के अंदर उचित स्थान दिलवाना चाहता है, उनको आगे लेके जाना चाहता है, तो उसके लिए उसको बच्चों के साथ क्या करना चाहिए? उन्हें अनुशासित बनाएं कि उनके अंदर अनुशासन का विकास करना चाहिए, या उनमें सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करें, समाज के प्रति उनकी जो सोच है उसका विकास किया जाना चाहिए, अधिक शिक्षण कराए, बहुत ज्यादा पढ़ाना चाहिए, या परिवार और समाज की संपूर्ण जानकारी या पृष्ठभूमि बताए कि आप किस परिवार से आते हो, मैं आपके परिवार की क्या क्या जानकारी है। अब देखो, मैं हताश हूं, निराश हूं, मैं टूटा हूं, मैं बिखरा हूं, ठीक है। क्यों 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 कहना? आप देख लो, कमेंट देख लो तुम। डी भाई क्या करे तुम्हारा, तुम इतने दिन कहाँ जाते हो? नए नए बच्चे अब आते हैं, लास्ट में 10 दिन 15 दिन रहते तभी हम आ गए, बीएसटीसी का एग्जाम देंगे, ये देंगे वो देंगे। अरे डी ऑप्शन कैसे हो सकता है? डी कह रहा है कि परिवार और समाज की जानकारी बताओ। अगर आप है, आपको आगे लेके जाना है, तो मैं आपके परिवार की जानकारी बताऊं, देख तेरे दादा खेती करते थे, हाँ तेरे पापा ने खेती की है, हाँ, और तुम डी बता रहा उस लखनऊ से तू भी खेती करेगा, ये चीजें बताई जाएगी क्या? नहीं, आपके परिवार की जानकारी आपका परिवार अपने आप बताएगा। हर व्यक्ति को अपने परिवार का बैकग्राउंड पता होता है। शिक्षक का काम क्या है? शिक्षक का काम यहाँ पे क्या हो जाएगा कि उनमें सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना, समाज के अंदर उनको अच्छा स्थान कैसे मिल सकता है वो उनके अंदर क्या करना, विकास करना, ठीक है, कि समाज के साथ किस प्रकार से बिहेव करना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आपके मतानुसार एक अच्छा शिक्षक माना जाता है जो विद्यार्थियों में, आपके मतानुसार एक अच्छा शिक्षक किसको माना जाता है? जो विद्यार्थियों में उनके उच्च आदर्शों का अनुसरण करने की प्रवृत्ति, जिस जिस व्यक्ति में अच्छे गुण दिखे उनको कॉपी करने की प्रवृत्ति रखे, वो बच्चा सबसे अच्छा बच्चा, या और वो शिक्षक सबसे अच्छा शिक्षक जिसने बच्चे को ये गुण सिखाया, या जो बच्चों को आज्ञाकारी बनाए वो शिक्षक सबसे अच्छा शिक्षक, जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ने के लिए प्रेरित करे वो शिक्षक सबसे अच्छा, या जो बच्चों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करने की क्षमता रखता हो। बिल्कुल, जो बच्चे है वो कोई भी अगर निर्णय वगैरह लेना हो तो उनको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़े, वो एकदम ओपन माइंड से अपना निर्णय ले सके, ऐसी क्षमता बच्चे के अंदर विकसित करे, वो शिक्षक अच्छा माना जाता है। कि बच्चे है वो स्वतंत्र चिंतन, क्या चीज उसके लिए सही है क्या गलत है वो अपने आप डिसीजन ले सके। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आपके मतानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण अभिमुखीकरण का अच्छा उपाय है, ये कथन है। ये कह रहा है कि आपके मतानुसार जो सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण है ये अभिमुखीकरण का अच्छा उपाय, इस कथन के बारे में आप क्या कहते हैं, वो आपसे पूछा गया। यानी कि जो पहले से शिक्षक लगे हुए, बीच बीच में उनके कुछ मीटिंग्स ट्रेनिंग्स वगैरह होती रहती है जिनसे और उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और वो अच्छे से पढ़ा सके, तो ये कथन सही है क्या? ये बात सही है क्या? तो ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ, इससे शिक्षकों का अभिमुखीकरण होता है, इससे शिक्षक है उनके अंदर कुछ नवाचार आता है, नई शिक्षण विधियों का ज्ञान होता है, नए तौर तरीकों का ज्ञान होता है, तो वो बच्चों को और भी अच्छे प्रकार से क्या कर पाते हैं, पढ़ा पाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कि ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। ये आपको मैंने बता दिया कि जो भी साथी टेस्ट सीरीज अभी तक ज्वाइन नहीं की है वो आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करना है। इस प्रकार का लोगो आएगा, उसको डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज के ऑप्शन में जाके टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। 99 रुपए के अंदर आपको 21 टेस्ट मिलेंगे, बढ़िया अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करो, सारे मोस्ट क्वेश्चन इसके अंदर डाल दिए गए हैं, ठीक है। और ये हेल्पलाइन नंबर है, पेमेंट किसी और से करना है और कोई समस्या के लिए आप बात कर सकते हैं। योग्य शिक्षक को भाषा पर अधिकार होना चाहिए, एक अच्छे शिक्षक का उसकी भाषा पर अधिकार होना चाहिए, इस कथन से आप क्या समझते हैं बताओ। योग्य शिक्षक को भाषा पर अधिकार होना चाहिए, क्यों? क्योंकि भाषा उसको योग्य शिक्षक बनाती है, भाषा है वो विषय का ज्ञान कराती है, भाषा विधियों का ज्ञान कराती है, या भाषा के द्वारा अपने वो विचार छात्रों के समक्ष आसानी से रख सकता। तो बिल्कुल आपको अगर अपने विचार है वो किसी के साथ में अभिव्यक्त करने हैं तो उसका माध्यम क्या है, भाषा। भाषा के द्वारा मैं अब ये भाषा है इसके द्वारा मैं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो आप तक पहुंचा पा रहा हूं। तो भाषा के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, अपने विचार है वो आसानी से अगले वाले तक रख सकते हैं। तो शिक्षक का भाषा पर पकड़ होना क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है? मान लो कि शिक्षक ने सिलेबस देख लिया, जैसे वो आपको डीएलएड की तैयारी करवा रहा था, उसने डीएलएड का सिलेबस देखा कि भाई शिक्षण अभिरुचि के अंदर सिलेबस क्या है वीएसटीसी का, तो इससे उसको क्या फायदा हुआ वो आपसे पूछा गया। शिक्षण सरल हो जाता, पढ़ाना इजी हो जाता है सिलेबस देखने से,
यहाँ शिक्षक को कक्षा में क्या पढ़ाना है उसका ज्ञान हो जाता है, बच्चों को क्या पढ़ाना है उसका ज्ञान हो जाता है, शिक्षण रोचक हो जाता है यानी कि सरल हो जाता है। यहाँ शिक्षक को विद्यालय में क्या क्या कार्य करने चाहिए इसका क्या हो जाता है, इसका ज्ञान हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा कि भाई हम शिक्षण के दौरान सिलेबस देखा तो पता चला कि बच्चों को क्या क्या चीजें पढ़ानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि सर सिलेबस देखने से ये पता चल जाता है कि बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है। ठीक है, अब कुछ सी भी बता रहे शिक्षण रोचक हो जाता है, मतलब इन्होंने कहीं भी एक बार देख लिया होगा, किसी भी प्रश्न का उत्तर रोचक देख लिया होगा, अब इनको पता चाहिए जहां भी रोचक है ठोकना रोचक हो जाता है। पूछा गया है आपको एक चाटा मारा जाए तो क्या हो जाता है कि रोचक हो जाता है, रोचक ऑप्शन है तो हम तो रोचक बताएंगे, दो चार कोई और मार देगा, काम नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। प्रश्न क्या पूछा वो देखो कि पाठ्यक्रम से मास्टर को क्या फायदा हुआ, तो मास्टर ने सिलेबस देखा, उससे उसको ये पता चला कि बच्चे को क्या पढ़ाना है, तो सिलेबस से पता चलेगा। आप सिलेबस देखते हैं उससे आपको पता चलता है कि अपने एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। ठीक है ना, हाँ तो रोचक तो होगा 20 मई को। ठीक है ना, हाँ। शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, जो छात्र शरारती है, बदमाश है, जो शरारत करते रहते हैं, अनुशासन भंग करते रहते हैं क्लास का, उनके साथ में शिक्षक का व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, वो आपसे पूछा गया। कठोर होना चाहिए, विनम्र किंतु दृढ़ होना चाहिए, तटस्थ या सहानुभूतिपूर्ण। तो विनम्र होना चाहिए लेकिन जब वो शरारत करे तब उनके साथ विनम्रता से पेश नहीं आना है, तब आपका व्यवहार वहां पे दृढ़ होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आपके विचार से अच्छे शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, मित्रों एक अच्छे शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए वो आपसे पूछा गया। आपके विचार से एक अच्छे शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, सभी धर्म व जाति वालों से समानता का व्यवहार रखे, अपने जीवन को अधिक सुंदर और सुव्यवस्थित बनाए, सृजनात्मक सक्रियता में विश्वास करे, जीवन में नए मूल्यों, विचारों और प्रयत्नों का स्वागत करे। तो एक अच्छा शिक्षक वही है जो क्रिएटिविटी में विश्वास करता है, सृजनात्मक सक्रियता में विश्वास करता है, परंपरावादी सोच को छोड़कर कुछ नई चीजों, नए एक्सपेरिमेंट पे क्या करता है, विचार करता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो भी सी बता रहे वो सभी क्या हो जाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएंगे। अगला सवाल है पाठ्यक्रम निर्माण के लिए सिद्धांत है। मित्रों पाठ्यक्रम निर्माण का क्या सिद्धांत होता है, जब भी सिलेबस बनाया जाएगा तो उसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं वो आपसे पूछे गए। छात्र स्तर अनुसार यानी कि बच्चे के स्तर को ध्यान में रख के पाठ्यक्रम बनाया जाए, बिल्कुल सही बात है। 5वीं के बालक की क्या आयु होती है उसके अकॉर्डिंग उसका सिलेबस बने। 12th क्लास के बच्चे की क्या आयु है, क्या मानसिक क्षमता, उसके आधार पर उसका सिलेबस बने। विभिन्न विषय में सह संबंध, एक दूसरे सब्जेक्ट में सह संबंध होना चाहिए ताकि अच्छे से समझ में आ सके। अवकाश का सदुपयोग होना चाहिए, जो छुट्टियां मिले उनका सदुपयोग होना चाहिए। जैसे आपने कहा है कि छुट्टियों के मजे सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों के आए थे, बाकी तो कोई छुट्टियां थी नहीं। सर्दियों की छुट्टियां पड़ी तो के होमवर्क दे दिया, दीपावली की छुट्टियां पड़ी तो के दीपावली का होमवर्क दे दिया, तो वो समय का सदुपयोग के लिए दिया जाता था। ठीक है, इनमें से सभी तो ये सारे के सारे पाठ्यक्रम निर्माण के क्या है, सिद्धांत है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अध्यापन हेतु किसी विधि का चयन करते समय शिक्षार्थियों की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखा जाना आवश्यक है वह है, आप पढ़ाने के लिए किसी विधि का चयन कर रहे हैं कि मुझे इस विधि से बच्चों को पढ़ाना है, तो अध्यापन हेतु किसी भी विधि का चयन करने से पहले आपको कौन सी चीज है वो ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों की रुचि और उत्साह का, बच्चों की रुचि है वो कैसी है, उनमें उत्साह कैसा उसका, या विद्यार्थियों की शारीरिक और मानसिक परिपक्वता का, आवश्यक संसाधनों का, या आर्थिक व पारिवारिक पृष्ठभूमि का। तो सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों का शारीरिक और मानसिक परिपक्वता का, कि बच्चे हैं वो किस विधि के माध्यम से सीख पाएंगे, उनकी शारीरिक और मानसिक स्तर है वो किस हद तक का है, उससे आप शिक्षण विधि का चयन करेंगे। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है, मित्रों वर्तमान का जो सिलेबस है ये सिलेबस अच्छा नहीं है, सही नहीं है। अगर सही नहीं है तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, वर्तमान सिलेबस के अंदर क्या क्या विसंगतियां हैं वो आपसे पूछा गया। वर्तमान सिलेबस का क्या दोष है, पुस्तक के ज्ञान पर बल, सिर्फ किताबी ज्ञान पर बल दिया जाता है, आसपास की चीजें नहीं दिखाई जाती है, वातावरण का ज्ञान यहाँ पे नहीं दिया जाता है, हमारे आसपास में क्या है वो चीजें हमें नहीं सिखाई जाती दैनिक जीवन की। विषयों में सह संबंध नहीं है, एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। हमने एक बार सेल पढ़ा है तो उस सेल का मतलब तो क्या हो गया कि साहब कोशिका हो गया। विज्ञान वाले को पूछोगे सेल का मतलब तो कि कोशिका हो जाएगा है। हाँ, कंप्यूटर वाले को पूछोगे सेल का मतलब तो वो और क्या कह देगा कि जो एक्सेल के अंदर स्प्लिट सेल वगैरह बनती है वो समझा देगा आपको। ठीक है, केमिस्ट्री वाले को पूछोगे सेल का मतलब क्या होता है तो वो कहेगा सेल यानी जो पावर ऊर्जा वाला होता है वो आपको बता देगा है।
घरवाली को पूछोगे सेल का मतलब क्या होता था कि 50% ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट है, सेल, चलो मॉल में चलते हैं, तो सबके अलग अलग अर्थ निकल रहे साहब हैं। हाँ, तो और से जरूरत नहीं है, लचीलेपन का, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, सिलेबस लचीला नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। ये सारे कहीं ना कहीं क्या है, वर्तमान पाठ्यक्रम के दोष है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला, अवरुद्ध बालक वे होते हैं। इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा सुधार करेंगे, ध्यान से समझना इसको। हालांकि कुछ थलेड़ बच्चे होते हैं जो मैं कह रहा हूं कि सुधार करेंगे, उसके बाद भी मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तो उनको मैं कहूंगा सुधर जाना, मैसेज नहीं आना चाहिए मेरे पास, ठीक है। हाँ, अवरुद्ध बालक किससे कहा जाता है, वो अपन कहेंगे, ठीक है। तो देखो कुछ किताबों में इसका आंसर माना गया कि भाई ज्यादातर यही माना गया कि जो बालक शिक्षा का लाभ उठाने में असमर्थ रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, अवरुद्ध बालक कहा जाता है, ठीक है। और कहीं पे इसका ऑप्शन मिला कि जिनमें शैक्षिक क्षमताओं का विकास नहीं हो पाता उन्हें अवरुद्ध कहते हैं, ठीक है। शिक्षण अभिरुचि के दृष्टिकोण से देखे तो भाई जिसको शिक्षा का लाभ नहीं मिला वो अवरुद्ध है, ठीक है। और शिक्षा का लाभ क्यों नहीं मिला, इसका रीजन पता करें भाई, उनमें कोई ना कोई ऐसी विसंगति होगी, कुछ ना कुछ ऐसी अक्षमता होगी, ठीक है। अपने अधिगम में एक टॉपिक आता है अधिगम अक्षमता, कि कुछ ना कुछ ऐसी अक्षमता होगी जिस वजह से वो नहीं पढ़ पाए, जिस वजह से उन्हें शिक्षा का लाभ नहीं मिला। तो नॉर्मली ऊपर ऊपर से देखे तो कि भाई शिक्षा का लाभ उठाने में असमर्थ है, वही क्या है, अवरुद्ध है। अब इसको आपको उत्तर इसका थोड़ा सा आपको अपडेट करना, आगे से ध्यान रखना, आपको इसका उत्तर ए बताना है कि जिनमें शैक्षिक क्षमताओं का विकास नहीं हो पाया उन बच्चों को हम क्या कहेंगे, अवरुद्ध बालक कहेंगे, ठीक है। क्लियर है, आगे से इसका आंसर आपको ए बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं। माता पिता को अपनी संतान को बुद्धू, मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को आपको कभी भी मूर्ख है, बुद्धू है ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। क्यों, इससे क्या होगा, बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, बच्चा नाराज हो जाएगा, है ऐसा होगा क्या। तो देखते हैं, बच्चे उन शब्दों का दोहरान करेंगे, बिल्कुल बच्चों को वो शब्द पता नहीं होंगे, मूर्ख क्या होते हैं, बुद्धू क्या होते हैं, लेकिन आप बोलोगे तब वो पता चलेगा, और वो फिर अपने अंदर उन कमियों को ढूंढेंगे, है कि मैं तो बुद्धू हूं, मूर्ख हूं, ठीक है। तो क्या है, बच्चे उन शब्दों का दोहरान करेंगे, बच्चे अपने अंदर इन अवगुणों को ढूंढेंगे, बच्चों में शब्द भाषण की आदत बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन राइट है कि ये बच्चे शब्द बोलेंगे, बच्चे भी ऐसे शब्द सीखेंगे, तो इन शब्दों को बच्चों के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिक्षक के आत्मविश्वास का छात्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक शिक्षक है, अगर उसके अंदर फुल आत्मविश्वास है तो उसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, छात्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो आपसे पूछा गया कि शिक्षक के आत्मविश्वास का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चे प्रसन्न हो जाते हैं, उनमें साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है, बच्चों के अंदर भी जोश आता है, उनमें भी काम करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है, उसे अपने वातावरण का ज्ञान हो जाता है या सहानुभूति आती है। तो बेस्ट ऑप्शन है कि भाई शिक्षक है, अगर वो मोटिवेटेड है, शिक्षक है, उसके अंदर फुल कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, तो बच्चों के अंदर भी जोश आएगा और वो भी अच्छे प्रकार से क्या करेंगे, कार्य करेंगे। अगला सवाल, विद्यालय में शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है, कि स्कूल के अंदर शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है, वो आपसे पूछा गया है कि विद्यालय में शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है भाषण देना। शिक्षक का काम भाषण देना होता है, बच्चों की देखरेख करना होता है शिक्षण का कार्य, या शिक्षण कार्य आयोजित करना या गृह कार्य जांचना। तो हम कहेंगे कि स्कूल के अंदर जो शिक्षक का कार्य क्या होता है, शिक्षण कार्य आयोजित करना, यानी कि बच्चों को क्या करना, पढ़ाना, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है उसका क्रियान्वयन करना। शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता क्यों है। शिक्षण व्यवसाय के अंदर मित्रों महिला है वो ज्यादा से ज्यादा शिक्षण व्यवसाय में जाना चाहती है, इसके पीछे का क्या कारण है। अगर किसी महिला के लिए सबसे बेस्ट सिक्योर कोई काम माना जाता है तो वो माना जाता है अध्यापन व्यवसाय। उसमें उसकी 90% संभावना मिलती है कि घर के पास में जॉब मिल जाएगी, और 99% संभावना है कि वो काम एकदम सेफ है, उसमें न तो कोई जनता का किसी प्रकार का प्रेशर है, न किसी राजनीतिक दल का आपके ऊपर प्रेशर है। स्कूल जाओ, मस्त तरीके से बच्चों को पढ़ाओ और घर पे आ जाओ, ठीक है। तो महिलाएं ज्यादा है। इसके अलावा और भी एक मोटा कारण है, वो क्या, सरकार अगर महिलाओं को ज्यादा लेना चाहती है तो उसके पीछे भी क्या रीजन है। वे बच्चे के साथ अधिक धैर्यपूर्ण व्यवहार करती है, बच्चों के साथ अधिक प्रेम से व्यवहार करती है, बच्चों को अच्छे प्रकार से समझाती है। उनके लिए दूसरे व्यवसायों में अक्सर अवसर की कमी है, दूसरे व्यवसायों में उनके इतना वेतन या कहेंगे कि अवसर नहीं है, महिलाएं नहीं जा पाती, वे कम वेतन पर भी काम करने को तैयार रहती। तो ऐसा तो नहीं है कि शिक्षण व्यवसाय में वेतन कम मिलता, बड़ी अच्छी मोटी सैलरी मिलती है। इस व्यवसाय में कम योग्यता की आवश्यकता है कि कम योग्यता वाले भी इसमें आ सकते, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। जो मिनिमम योग्यता है वो आपके पास होनी चाहिए। तो बच्चों के साथ वो प्रेम पूर्वक व्यवहार करती है, धैर्यपूर्ण व्यवहार करती है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो शिक्षक होते हैं, पुरुष शिक्षक, वो कठोरता से बच्चों के सामने पेश आ जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, बहुत सारी ऐसी और भी चीजें हो जाती है। लेकिन महिला है वो, चाहे बच्चा किसी का भी हो, छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा देख के उसके अंदर अपने आप ममता की या प्रेम की भावना है वो पैदा हो जाती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है।
शिक्षक की योग्यता के निर्णय करने का आधार होता है। कोई शिक्षक है वो कैसा पढ़ाता है, उसकी योग्यता कैसी है, वो बच्चों को अच्छे प्रकार से पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता है, उसका निर्णय है वो किस आधार पर किया जा सकता है, वो आपसे पूछा गया। ठीक है, वो आपसे पूछा गया तो बताना है आपको क्या हो जाएगा। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने छोटे बच्चे नाम लिया तब तक मेरे सामने एक एड आई है जिसमें एक महिला छोटे बच्चे को लेकर बैठी है। ठीक है, सैन को करके कोई एड आई है। तो सब टेक्नोलॉजी पता नहीं कहां कहां पहुंच गई है। शिक्षक की योग्यता के निर्णय करने का आधार क्या होता है? अध्यापक की शैक्षिक योग्यता, मास्टर कितना पढ़ा लिखा उससे भी पता चलता है वो बच्चों को कैसा पढ़ाएगा। कक्षा शिक्षण की प्रभावशीलता, कक्षा में पढ़ाता है तब उसकी क्लास का क्या मैनेजमेंट है, किस प्रकार की मॉनिटरिंग है, क्लास कैसी रहती है, उस पर भी डिपेंड करता है। उसके पढ़ाए हुए छात्रों का रिजल्ट और सही, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं सभी बातें हैं वो कहीं ना कहीं ये निर्भर करती है कि वो शिक्षक है वो क्या है, कैसा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। शिक्षण व्यवसाय में शिक्षक की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षण व्यवसाय के अंदर शिक्षक को अगर सफल होना है तो उसके लिए कौन सी चीज महत्वपूर्ण है, वो आपसे पूछी गई है कि शिक्षण व्यवसाय में शिक्षक की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है। समुदाय की संपन्नता, उसके आसपास का समाज है वो बहुत ज्यादा संपन्न होना चाहिए। शिक्षक की कुशलता, उसके अंदर कौशल होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। शिक्षक की शैक्षिक योग्यता, वो ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है, या प्राचार्य का सहयोग, हेडमास्टर साहब का सहयोग है तो ही वो सफल हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादातर आंसर बी आ रहे हैं जो बिल्कुल राइट है। देखो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, सही बात है, लेकिन शिक्षक के लिए कोई अधिकतम शैक्षिक योग्यता का प्रावधान नहीं है। हर कार्य के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होती है। भाई अगर आपने बीएसटीसी कर रखी है तो ही आप L1 के शिक्षक बन पाओगे, ऐसा थोड़ा ही है कि वो बिना बीएसटीसी के L1 बन जाएगा। तुम बीएसटीसी करके L1 बना इसलिए तेरे को थोड़ा ज्यादा इज्जत देंगे, नहीं। शिक्षक बनना ही है तो ये तो योग्यता पहले ही पूरी करनी होगी, उसके बाद की बात है। तो बाद में आपके अंदर कौशल होने चाहिए, स्किल है आपके अंदर, तो ही आप अच्छे शिक्षक रह पाओगे। दिवा स्वप्न देखने वाला प्रसन्न रहता है। दिन में जो सपने देखे उसको कहते हैं दिवा स्वप्न। ठीक है, हमके सोच सोच के खुश होता है। ठीक है, तो दिवा स्वप्न देखने वाला व्यक्ति है वो किस चीज के अंदर प्रसन्न रहता है, वो आपसे पूछा गया। नियंत्रण में, कंट्रोल में, तर्क से, कल्पनाशीलता से, या उक्त कोई नहीं। तो जो दिवा सपन देखने वाला व्यक्ति, हालांकि दिवा सपन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है किशोर अवस्था में। सर्वाधिक दिवा सपन व्यक्ति कौन सी अवस्था के अंदर देखता है? तो सर्वाधिक दिवा सपन है वो किशोर अवस्था के अंदर क्या होता है, एक्टिव होता है, जिसमें आप क्या है, कल्पनाशीलता के अंदर ही क्या रहते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो जाए तो ये वो। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। विद्यार्थियों के अंदर, विद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना के विकास की प्रक्रिया, बच्चों में अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व के, हम पूरा भारत है, यहाँ के लोग हम समस्त भारतीय भाई बहन हैं, इस तरह की भावना, अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना का विकास करना है। तो उसके लिए कौन सी प्रक्रिया है वो आपसे पूछेगा। एक बच्चा गुरुजी कमेंट करके हंस रहा है, ऐप का स्टूडेंट है तुम भाई। ठीक है, हाँ। विद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना के विकास की प्रक्रिया क्या है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, पाठ्यक्रम की सिलेबस में अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना का विकास करो। शैक्षिक प्रवृत्तियों के द्वारा स्कूल में कुछ ऐसी एक्टिविटीज कराओ जो अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना का विकास करे। कक्षा शिक्षण के विशेष अवसर, कक्षा शिक्षण में भी कुछ ऐसी गतिविधियां होनी चाहिए और उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल ये सारी चीजें करके आप बच्चों के अंदर क्या कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना का विकास कर सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी दो चीजों के अंदर तुलना करते हुए पढ़ना है। ठीक है, पढ़ाते समय किन्हीं दो चीजों के अंदर तुलना करते हुए पढ़ाना है। तो तुलनात्मक अध्ययन के लिए कौन सी चीज जरूरी है वो आपसे पूछी गई है, बताओ भाई। मानचित्र, मैप के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए, है रेखा चित्र, तालिका या ग्राफ। तो तालिका है जिसको अपन कहते हैं सारणी। दो चीजों के अंदर तुलना करने के लिए क्या बनाई जानी चाहिए, सारणी बनाई जानी चाहिए, तालिका बनाई जानी चाहिए, उसके द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। कक्षा शिक्षण में सर्वे दृश्य सामग्री के प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ है कि जब आप क्लास में पढ़ाते हो, पढ़ाते पढ़ाते आप सर्वे दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हो। सर्वे दर्शन की ऐसी कोई शिक्षण सहायक सामग्री जिसमें सुनाई भी दे और दिखाई भी दे, सर्वे दर्शक शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हो तो उसका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है वो आपसे पूछा गया। छात्रों को पुस्तक के ज्ञान पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, सिर्फ किताबों पर बच्चों को निर्भर नहीं रहना पड़ता, वो चीजें प्रैक्टिकली वो देख लेते हैं। सीखना सरल और रोचक हो जाता है, बच्चा आराम से सीख पाता है, उसकी रुचि बनी रहती है उसमें। छात्रों को कम अध्ययन करना पड़ता है, यहाँ सीखने का सारा उत्तरदायित्व छात्र पर रहता है। मास्टर ने वो चीज चला दी, सर्वदर्शी सामग्री, वो फ्री हो गया, अब वो एक सुविधा प्रदाता के रूप में रहेगा और बच्चे की जिम्मेदारी है कि वो सीखे। तो बात तो ये भी सही है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा क्या, सबसे बड़ा लाभ है कि सीखना क्या हो जाता है, सरल और रोचक हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
निम्न में से शिक्षण का परंपरागत साधन है, परंपरागत यानी कि पहले से जो चला आ रहा है वो परंपरागत साधन हो जाएगा। और वर्तमान में आ गई है शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधियां। वर्तमान में कौन सी विधियां आ गई है? शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधियां। ठीक है, तो वर्तमान में शिक्षण है वो मनोवैज्ञानिक विधियों के द्वारा करवाया जाता है। लेकिन परंपरागत रूप से पुराने तरीके में शिक्षण किस प्रकार से कराया जाता था? तो श्यामपट्ट के माध्यम से पढ़ाया जाता था। पाठ्यपुस्तक के माध्यम से पढ़ाना, जिसमें मास्टर खुद बच्चे को कहता था कि तू पढ़, या इस पाठ्यपुस्तक विधि जो होती है, ठीक है, जो पाठ्यपुस्तक विधि होती है इसको तोता विधि कहा जाता है, सुग्गा विधि। संस्कृत के अंदर पाठ्यपुस्तक विधि होती है कि भाई किताब से बच्चे को पढ़ाना है तो उसको कहा जाता है सुग्गा। सुग्गा का मतलब होता है तोता, सुग्गा या तोता। ठीक है, कहानी के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता था। तो सभी बातें सही है कि ये सारे कहीं ना कहीं क्या है, परंपरागत शिक्षण के तौर तरीके हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण है, जो किशोर होते हैं यानी कि जो किशोर अवस्था के यानी कि टीन एज के जो बालक होते हैं उनमें जो द्वंद्व उभरता है, कोई भी दो चीजें, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, ये द्वंद्व उभरने का जो मुख्य कारण है वो क्या होता है? पीढ़ियों का अंतर, उनसे बड़े लोग और उनमें पीढ़ियों का बहुत ज्यादा अंतर होता है, इसलिए उनमें द्वंद्व उभरता तो नहीं, ये एक उम्र विशेष की प्रक्रिया है। अवसरों की प्रतिकूलता, किशोर अवस्था में आपका मन बहुत कुछ करने का जी चाहता कि यार मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूं, मैं तो बिजनेस कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो करना, नाम बहुत बड़ा है बिजनेस कर लूंगा, करने जाओगे तो पता चलेगा है माल लोड कर फटाफट गाड़ी पर है। हाँ, तो बहुत सारी चीजें आपको लगती कि यार मुझे, मैं जो कर रहा हूं ये चीज गलत है, मुझे ये नहीं वो करना चाहिए। आपको लगता है कि जो भी आपके आसपास अवसर ये आपके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। ठीक है, युवा सपन देखने के कारण यहाँ निराशा व निस्सहायता। तो यहाँ पे जो सी बता रहे हैं उनको तो सैल्यूट है, सी फॉर सैल्यूट हो जाता है, एस फॉर होता है, सी फॉर कर देते। अवसरों की प्रतिकूलता, किशोर अवस्था के अंदर किशोर जो कार्य कर रहे हैं वो उनको सही नहीं लगते, उनको लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारे अनुकूल नहीं है, और वो ऐसा अवसर की तलाश करते हैं जिसमें वो काम कर पाए, लेकिन वो उनको मिल नहीं पाता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कि अवसरों की प्रतिकूलता के कारण उनके मन में द्वंद्व उभरता है। ठीक है, बाकी वाले जो बी और सी और डी बता रहे हैं उनके क्या उभरेगा? कुछ नहीं उभरेगा, पेपर उभरेगा सिर्फ। ठीक है, उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थी सफलता का श्रेय जिसे देते हैं, जो बच्चा उपलब्धि प्राप्त है, जिसने कोई ना कोई उपलब्धि प्राप्त करी है किसी भी एग्जाम के अंदर, मान लो वो पास हुआ या और कुछ उसने अच्छा कार्य किया, तो वो उस उपलब्धि का या उस सफलता का श्रेय है वो किसको देता है? सफलता का क्रेडिट किसको देता है? भाग्य को देता है कि मेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए मैं सफल हो गया, सहयोग को देता है कि आसपास में जिन जिन ने मेरी हेल्प की उस वजह से मैं सहयोग हुआ, या योग्यता को कि भाई योग्यता थी अपन ने उसके लिए मेहनत की इसलिए अपन सफल हो गए, या बाह्य कारकों को। तो सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति सफल होता है दैट मींस उसके अंदर उस कार्य को करने की योग्यता थी। हालांकि हर व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है हर काम को करने की, लेकिन आप उस योग्यता को कितना पुष्ट कर पाते हो, उस लक्ष्य के लिए आप कितना अनुशासित होकर पढ़ पाते हो, वही डिसाइड करती है कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से अच्छे अनुशासन का परिणाम मिलता है, मित्रों अच्छे अनुशासन का परिणाम है वो किससे मिलता है, वो आपसे पूछा गया। ठीक है, अच्छे अनुशासन का परिणाम मिलता है, आप अच्छे प्रकार से अनुशासन में रहते हुए कार्य करोगे तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है? प्रतियोगिता हो जाएगी आपकी, स्वस्थ कर्तव्य निष्पादन, बिल्कुल आप अच्छे प्रकार से उस कार्य को कर पाओगे। आप कोई भी कार्य करोगे अगर उसमें अनुशासन पूर्ण रूप से आप अनुशासन कायम रखोगे तो ही वो काम पूरा होगा। आपने सोच लिया कि आज मुझे 8 घंटे पढ़ाई करनी है और 8 घंटे कैसे करनी वो नहीं सोचा, और आप पढ़ रहे हो और थोड़ी देर पढ़े, मोबाइल लेकर फिर खाना खाए फिर सो गए, तो पता ही नहीं चलेगा कितनी पढ़ाई क्या हुई। लेकिन आपने एक टारगेट सेट हुआ कि मैं इतने बजे उठूंगा, 2 घंटे अब पढ़ूंगा, फिर ये करूंगा, फिर 2 घंटे ये पढ़ूंगा, अनुशासन, फिर उसको आप फॉलो करते हुए पढ़ेंगे तो ही वो कार्य आपका पूरा हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। एक शिक्षक जो छात्रों को चिंता मुक्त करना चाहता है होना चाहिए, एक शिक्षक जो बच्चों को टेंशन फ्री करना चाहता है, चिंता मुक्त करना चाहता है, वो खुद कैसा होना चाहिए? निर्णायक होना चाहिए, वो फटाक से अपना डिसीजन ले सके और उस पर कार्य कर सके, या अस्वीकार्य होना चाहिए, बच्चों के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया होना चाहिए, स्वीकार्य या अनिर्णायक? तो निर्णायक होना चाहिए, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो शिक्षक छात्रों को चिंता मुक्त करना चाहता है स्वयं निर्णायक होना चाहिए। निम्न में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन सा है वो आपसे पूछा गया है कि पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन सा होता है? पाठ्यक्रम के अनुसार सूचनाएं प्रदान करना, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो सूचना है वो बच्चों को देना, यही शिक्षण है। या छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, बच्चों को किसी भी चीज पर वो सोच सके, उसके इर्द गिर्द की और भी चीजें सोच सके, उनमें तर्क शक्ति का विकास हो, चिंतन शक्ति का विकास हो, ये शिक्षण का उद्देश्य है। या छात्रों को टिप्पणियां लिखवाना है, 250 शब्दों में टिप्पणी लिखिए, है
आप कहते हैं यार ये टिप्पणी वाला प्रश्न पता नहीं कहां से आएगा, एक तो टिप्पणी आएगी टिप देंगे हम तो है 100 शब्द में टिप्पणी लिखिए। छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना, तो उद्देश्य होता है छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना। ठीक है, शिक्षण का उद्देश्य होता है छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना। अगला, ये आपको बता दिया भाई, गोल्डन टेस्ट सीरीज सभी ज्वाइन कर लो, आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करके, बाद में कहोगे बताया नहीं था। ठीक है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि अच्छी है? यहाँ पे आपके सामने कुछ शिक्षण विधियां लिख रखी है, इनमें से कौन सी शिक्षण विधि अच्छी है उसका आपको बताना है कि ये शिक्षण विधि क्या है, अच्छी है। ठीक है, वो आपको बताना है। व्याख्यान और श्रुति लेखन, तो व्याख्यान को तो अच्छी माना नहीं जाता है। संगोष्ठी और परियोजना अच्छी है। संगोष्ठी और श्रुति लेखन और दत्त कार्य, तो परियोजना विधि जिसको प्रोजेक्ट विधि कहा जाता है, किलपैट्रिक और जॉन डी की ये विधि है मित्रों, मैं पढ़ा चुका हूं आपको। मैं आपको ये चीज बता दूंगी, जो क्वेश्चन मैंने पहले करा रखे वो मैं वापस से आपको नहीं करा रहा हूं, ये चीज मैं आपको पहले से बता दूं। इसके लिए आपको हमारा जो ये लहर पाठशाला यूट्यूब चैनल है, इस पे प्लेलिस्ट मिलेगी शिक्षण अभिरुचि की, वो देख लेना। ठीक है, इस साल जो क्वेश्चन आपको करा दिए वो रिपीट नहीं हो रहे। टोटल अपनी जो क्लास होगी उसमें 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो वो 1000 आपको पूरे देखने, वो किसी एक क्लास में नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सभी क्लासों के काउंट करके होंगे, तो बढ़िया अच्छे से आप देख लेना। अब ये मैं नहीं लिखा रहा हूं कि परियोजना विधि किसने दी, प्रतिपादक कौन था, क्यों? क्योंकि ये चीज अपन पहले से पढ़ चुके हैं। अब जो कहेंगे हम तो नए जुड़े, हमने नहीं पढ़ा, तो आप चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट में वीडियोज मिल जाएंगे, उनको आप देख लो। ठीक है, शिक्षकों को निम्न में से किस कथन पर अधिक विश्वास करना चाहिए? यहाँ पे 4 कथन लिखे हुए हैं, इन 4 कथनों में से कौन से कथन पर शिक्षकों को अधिक विश्वास करना चाहिए वो आपसे पूछा गया है। सभी छात्रों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए। सभी बच्चों को स्कूल के अंदर समान अधिकार मिलने चाहिए। छात्रों को शिक्षा के अलावा किसी और ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ने के अलावा कहीं इर्द गिर्द नहीं देखना चाहिए। या छात्रों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए, या शिक्षकों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए गलत है। तो ऑप्शन एक ही रहा कि सभी छात्रों को विद्यालय के अंदर क्या है, समान अधिकार मिलने चाहिए। अगला, शिक्षक के दृष्टिकोण से छात्रों को, मित्रों एक शिक्षक के दृष्टिकोण से, शिक्षक होते हुए आप सोचिएगा कि शिक्षक के दृष्टिकोण से छात्रों को शिक्षक से बहस करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। बच्चा शिक्षक से बहस न कर सके, या अधिक सज संवर कर आने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। अधिक धन खर्चने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए। खाली समय में गुट बनाकर बैठने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। तो ये तो जैसा शिक्षक है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ठीक है, आप कहोगे सर बहस करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। बहस का मतलब यहाँ पे चर्चा है। आप जो बहस करते हैं वो खाली फोकट की बहस होती है, जिसमें आपकी लड़ाई भी हो जाती है, वो बहस यहाँ पे नहीं है। बहस का मतलब वाद विवाद, किसी एक टॉपिक पर बात करने की अनुमति शिक्षक से नहीं होनी चाहिए, क्या छात्र की होनी चाहिए। तो ये बात तो सही है। अधिक सज संवर कर आने की अनुमति तो विशेषकर नहीं होनी चाहिए है, हाँ, लेकिन फिर भी चलो देख लेते। अधिक धन खर्चने की, धन तो नहीं खरीदना चाहिए स्टूडेंट को, तो सीधी सी बात है? ये ऐसा सूत्र भी है कि M3 नहीं होना चाहिए बच्चे के पास। 3M है वो बच्चे के पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3M में क्या क्या आता है कि एक तो बच्चे के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। आपको कहें लो साहब यूट्यूब बंद हो गया आज ही है, हाँ। एक बच्चे के पास मनी यानी कि पैसे नहीं होने चाहिए। ठीक है, और एक बच्चे के पास मोटर नहीं होनी चाहिए। मोटर का मतलब कौन सी सर? लाइट वाली मोटर, बलाना वाली मोटर, या पानी वाली मोटर। तो ये मोटर का मतलब व्हीकल है, किसी भी प्रकार का व्हीकल नहीं होना चाहिए। आपको नहीं, मैं तो स्कूटी से स्कूल जाती हूँ, मैं तो मोटरसाइकिल से जाता हूँ, आप स्टूडेंट हो ही नहीं, आपने स्टूडेंट का नियम तोड़ दिया। दूर है तो स्कूल की बस आती होगी है, हाँ, उसमें जाओ। तो ऐसा माना जाता कि ये 3 चीजें बच्चे के पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो सज संवर कर आए तो ज्यादा कोई दिक्कत तो है नहीं, है जरूर पर नहीं है। गुट बनाकर बैठने की अनुमति, तो खाली समय है तो गुट बनाकर बैठे तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमारे स्कूल के अंदर ये सिस्टम था कि 3 बच्चे एक साथ एकटे नहीं रह सकते, 2 बच्चे आपस में बातचीत कर सकते, 3 बच्चे कभी भी एक साथ एकटे हुए तो पीट पाट के चले जाते थे, मास्टर आता था। ठीक है, तो गलत था। तो सबके अलग अलग नियम है, लेकिन विशेष है कि भाई धन अधिक खर्च नहीं करना चाहिए स्टूडेंट लाइफ के अंदर। तो सी ऑप्शन राइट है। निम्न में से कौन सी विशेषता अध्यापकों से संबंधित नहीं है? कौन सी विशेषता है जो अध्यापकों से संबंधित नहीं है, वो आपसे पूछा गया कि यह विशेषता अध्यापकों से संबंधित नहीं है। अध्यापक को विषय वस्तु में निपुणता होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अध्यापक को राजनीतिक नेताओं से सम्मान प्राप्त करना चाहिए, नहीं। अध्यापक का राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है। छात्रों के साथ अच्छा तालमेल होना चाहिए, प्रभावी मौखिक संचारक होना चाहिए, तो ये भी बात सही है। तो अध्यापक की विशेषता कौन सी नहीं है कि उसको राजनेताओं से सम्मान मिले, ये अध्यापक की विशेषता नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो निम्नलिखित में से कार्य करना चाहिए। एक शिक्षक है, वो क्लास के अंदर पढ़ाते समय कोई सीरियस त्रुटि, बहुत बड़ी त्रुटि कर जाता है, गलती कर जाता है, तो उसको
उसको क्या करना चाहिए? वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार करे, उसे भुलाने का प्रयास करे, त्रुटि करे, भूल जाए, अज्ञान बन जाए। तो सीधी सी बात है कि त्रुटि को क्या करना है? तुरंत स्वीकार करना है और उसमें सुधार करवाना है। कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में पर जोर देना चाहिए। कक्षा में अगर अच्छा अनुशासन बनाना है, स्वस्थ अनुशासन का निर्माण करना है, तो कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण के लिए किस चीज पर जोर देना चाहिए? छात्रों को दुर्व्यवहार करने से रोकना, बच्चों को दुर्व्यवहार करने से रोकना, वो बुरा व्यवहार नहीं करे, इससे रोको आप, तो वही तो है स्वस्थ अनुशासन। छात्रों में स्वीकृत व्यवहारों को पुष्ट करना, बच्चों को कहना भाई देखो ये काम आप ये कर सकते हो, है ये नहीं कर सकते। यहाँ छात्रों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिनके फलस्वरूप दुर्व्यवहार की उत्पत्ति होती है, या छात्रों को अनुशासन संबंधी नियमों के उल्लंघन की चेष्टाओं को नाकामयाब करना। तो बेस्ट ऑप्शन तो सी माना जा सकता है कि भाई पहले आप कारण जानो कि बच्चों में अनुशासनहीनता की उत्पत्ति क्यों हो रही है और फिर उसका क्या करो, निवारण करो। तो सी ऑप्शन सही है। शिक्षण का पहला चरण है मित्रों, शिक्षण का पहला चरण कौन सा होता है? शिक्षण के चरण आपको पढ़ा रखे हैं, किसने दिए थे, कितने थे, शिक्षण विधियां कौन कौन सी है, शिक्षण के चरण प्रकार सब पढ़ा रखा है। पीछे की प्लेलिस्टों के वीडियोस देखोगे, सारा आपको यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, ठीक है। यहां पे पूछा शिक्षण का पहला चरण कौन सा है, तो कुछ बच्चे बताएंगे कि बैकग्राउंड जानना, मुझे पता है, कुछ बच्चे बताएंगे कि पहले से योजना बनाना। आपको ए और सी के अंदर इसमें क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, और ए और सी से बन जाएगी एफ। एक बी बता रहा है भाई, अलग ही दुनिया में है तुम, है हाँ, जो ये बी बता रहे हैं ना, अलग ही दुनिया के अंदर है। वो तो कह रहे हैं अपने अगली साल एग्जाम देना, इस साल तो हम ट्राई बॉल फेंकने जा रहे हैं हाँ, तो होता है भाई, अलग ही लेवल के बंदे हो तुम, कुछ नहीं कर सकते तुम्हारा। देखो पहले से योजना बनाना चाहिए। शिक्षण नहीं पढ़ाने जाओ उससे पहले क्या करना चाहिए, तो पहले योजना बनाएंगे, प्लानिंग बनाएंगे कि कैसे पढ़ाना बच्चों को। पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, जो टॉपिक पढ़ाने हैं, जो आपका एक प्रकार से कहेंगे पाठ्य सामग्री, उसको इकट्ठा करना, सुसंगठित करना, व्यवस्थित करना, या विद्यार्थियों को बैकग्राउंड जानना। तो सीधी सी बात है कि देखो शिक्षक को पढ़ाने से पूर्व विद्यार्थियों का बैकग्राउंड जानना चाहिए, ये बात भी क्या है, सही है, ये बात सही है। अगर प्रश्न ऐसा आता ना, ध्यान से समझना, ये प्रश्न दो प्रकार से पूछा जाता, दोनों प्रकार से आंसर इसका चेंज हो जाएगा। अब जैसा प्रश्न है कि शिक्षण का पहला चरण है, दैट मीन्स ये प्योर मनोविज्ञान का प्रश्न है, शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न नहीं है। शिक्षण के चरण के बारे में आपसे जानकारी पूछा जा रहा है, तो शिक्षण का पहला चरण होता है योजना बनाना। क्या होता है, योजना बनाना। तो इसका आंसर क्या हो गया, पहले से योजना बनाना। अगर यही प्रश्न चेंज होके आए, क्या आ जाए, देखो प्रश्न अर्थ सेम रहेगा, भाषा चेंज हो जाएगी। प्रश्न क्या आ जाएगा, एक अध्यापक को शिक्षण कार्य करने से पूर्व, प्रश्न क्या आ गया, ध्यान से समझो, एक अध्यापक को शिक्षण कार्य करने से पूर्व योजना बनानी चाहिए, पाठ्य सामग्री को व्यवस्थित करना चाहिए, विद्यार्थियों का बैकग्राउंड जानना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तब आपका आंसर क्या होगा, विद्यार्थियों का बैकग्राउंड जानना चाहिए। क्लियर है बात, ऑप्शन सेम रहेंगे। ये भी पूछ रहा है कि शिक्षण का पहला चरण है कि शिक्षण में पहले क्या किया जाता है, और इसी की लैंग्वेज बना के पूछेगा कि एक शिक्षक को शिक्षण कार्य करने से पूर्व क्या करना चाहिए, तो वहां पे हो जाएगा बैकग्राउंड जानना बच्चों का, उसके बाद योजना बनेगी। तो भाषा का फर्क पड़ेगा, सीधी बात है, ठीक है, अच्छे से समझना। कक्षा में छात्र के व्यवहार को अनुशासित रखने वाला प्राथमिक कारक क्या होना चाहिए? कक्षा के अंदर बच्चे का जो व्यवहार है वो अनुशासित रहे, इसके लिए सबसे पहली चीज कौन सी जरूरी है? कक्षा के अंदर बच्चे का व्यवहार है उसको अनुशासित रखने वाला पहली चीज कौन सी जरूरी है? छात्रों की मित्र मंडली, उनके दोस्त होने चाहिए। दोस्त होंगे तो वो दो चार दोस्त आपस में रहेंगे, बढ़िया अच्छे से अनुशासन रखेंगे। शिक्षक का प्रभुत्व, बच्चे हैं वो शिक्षक का प्रभुत्व स्वीकार करते हो तो शिक्षक से वो डरेंगे तो अनुशासन बनाए रखेंगे। या छात्र प्रेरणा, बच्चे के खुद के अंदर प्रेरणा होनी चाहिए कि मुझे व्यवस्थित रहना है और मुझे किसी भी प्रकार की बदमाशी नहीं करनी। तो सबसे पहले यही है। नियति में खोट होगा तो कोई कितना क्या कर सकता है, लेकिन नियति अच्छी है कि भाई अपने को बदमाशी वगैरह नहीं करनी है, अपने यहाँ पे पढ़ने आए, बढ़िया अच्छे से पढ़ना है और घर पे जाना, तो ये सबसे अच्छा है। पुरस्कार दंड प्रविधि है कि जो अनुशासन अच्छा बनाए रखे उसको इनाम दो, है जो अनुशासन अच्छा बनाए रखे उसको तो एक पेन दो, और जो अनुशासन क्या है नहीं बनाए रखे उसको दंड दो, कोने में ले जाके दो, झापट दो, तो ये काम का नहीं है। छात्र प्रेरणा बहुत ज्यादा जरूरी। प्राथमिक कारक पूछा, सबसे पहली चीज है कि बच्चे के अंदर खुद के अंदर अगर है तो अनुशासन रहेगा। अगला, शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें, अच्छा शिक्षण कौन सा है? शिक्षण की उत्तम प्रणाली कौन सी आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें
प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ही नहीं पड़े, क्वेश्चन आंसर की आवश्यकता ही नहीं पड़े, वो शिक्षण सबसे अच्छा। या अध्यापक बच्चों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापकों से शंका का समाधान करे, या अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। तो अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे, वही शिक्षण आपको बोले सर अध्यापक तो बच्चों से प्रश्न पूछ सकता है, बच्चे अध्यापक से कैसे पूछेंगे? डाउट्स, जो चीजें बच्चों के मन में हैं, समझ में नहीं आई, वो मास्टर से पूछेंगे। तो दोनों प्रश्न पूछे, वो राइट है। शिक्षणार्थ भ्रमण में आप बच्चों के साथ क्या अपेक्षा करेंगे? आप किसी एजुकेशनल टूर पर गए, कहां गए? शैक्षणिक भ्रमण पर गए हैं, आप स्कूल के बच्चों को लेकर घूमने गए हैं कि हम सीखेंगे कौन सी चीज क्या है। जैसे आप किसी ऐतिहासिक स्थल पर चले गए, मान लो कि चित्तौड़गढ़ आप चले गए, ठीक है। अब वहां पे आप बच्चों से क्या अपेक्षा करते हैं? बच्चे हर स्थान और वस्तु को ध्यान से देखे और उनके बारे में आपसे सवाल पूछे। बच्चे हर चीज और स्थान को ध्यान से देखकर आपसे पूछे कि सर ये क्या है, ये कैसे है, क्यों हुआ था, कौन है ये। यहाँ बच्चे चुपचाप सब कुछ देखे और कोई प्रश्न न पूछे आपको कि सबसे बेस्ट ये है, चुपचाप देख लो, है घुमाने लेके आए और चलो घर पे, मेरे को तंग मत करो। तो ये सही नहीं, फिर वो शैक्षणिक भ्रमण का कोई अर्थ नहीं रहा। बच्चे कुछ पूछना चाहे तो नोटबुक के अंदर लिख ले, वहां जाके पूछना, घर पे जाके अभी घूमो। बच्चे आनंद से घूमे और शिक्षक को भी आनंद से घूमने दो, खुद जियो, दूसरों को भी जीने दो। तो सबसे बेस्ट है कि बच्चे हर स्थान के और विषय वस्तु को ध्यान से देखे और शिक्षक से सवाल पूछे, तो वो सबसे बेस्ट है। अगला, निम्न में से व्याख्यान विधि का पद नहीं है। कौन सा मित्रों व्याख्यान विधि का पद नहीं है? व्याख्यान विधि के अंदर मित्रों तैयारी होती है, प्रयोग होता है और प्रस्तुतिकरण होता है, मूल्यांकन नहीं होता। शिक्षक पढ़ा बड़ बोल के चला जाएगा, तो मैं समझ में आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, उसका काम पूरा हुआ, ठीक है। तो मूल्यांकन है वो व्याख्यान विधि का पद नहीं होता है। अगला, शिक्षा एक त्रिआयामी समन्वित रूप है क्योंकि इसका अंग होता है। शिक्षा मित्रों त्रिआयामी प्रक्रिया है क्योंकि शिक्षा के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, शिक्षा के अंग क्या क्या है? तो शिक्षा के अंदर मित्रों शिक्षक होता है, विद्यार्थी होता है, और वो सब मिलके पाठ्यक्रम पर क्या करते हैं, अंत क्या करते हैं। तो ये तीनों इसके क्या होंगे, आयाम हो गए। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा कि शिक्षक है वो शिक्षण है वो त्रिआयामी प्रक्रिया है। अगला, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग है। शैक्षिक प्रक्रिया जो है इसके 3 प्रमुख अंग कौन से हैं, वो आपसे पूछा गया। पूरी शैक्षणिक प्रक्रिया है उसके 3 प्रमुख अंग कौन से होते हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो बताओ भाई 3 प्रमुख अंग कौन से हो जाएंगे? उद्देश्य, शिक्षक और मूल्यांकन, विद्यालय, समुदाय और सरकार शिक्षण प्रक्रिया है, ठीक है। यानी कि शैक्षिक प्रक्रिया में क्या होगा, शिक्षण होगा, पाठ्यक्रम होगा और मूल्यांकन होगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो भी सी बता रहे हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं, हमारा अगला सवाल है, शिक्षण की गुणवत्ता प्रदर्शित होती है। पढ़ाई जाने वाली चीजें अच्छी है या नहीं है, गुणवत्तापूर्ण है या नहीं है, ये किससे पता चलता है? बच्चों को आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हो वो गुणवत्तापूर्ण है, ये कैसे पता चलेगा? कक्षा के अंदर बच्चे कितने हैं उससे पता चलेगा। छात्रों के उत्तीर्ण प्रतिशत से बच्चों का रिजल्ट है, परसेंटेज कितने बने उससे पता चलेगा। या छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से, बच्चा जब उस टॉपिक को समझता है और समझने के बाद वो उस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछता है उससे पता चलेगा कि क्या है गुणवत्ता, कैसी है आपके पढ़ाने की। बच्चा अगर पूरी रात रामायण सुनता है और सुबह पूछता है कि सीता कौन थी, आप पूछो सीता कौन थी, वो बताए कि राम की माँ, दैट मीन्स कुछ नहीं आया, गुणवत्ता 0 थी, उसको समझ में आया ही नहीं। लेकिन वो उसका नेक्स्ट लेवल जाए कि सीता ऐसे नहीं ऐसे भी तो कर सकती थी, राम ऐसे नहीं ऐसे कर सकते थे, तो वो आपको भी सोचने पे मजबूर करे कि हाँ यार ऐसे भी तो हो सकता था, है? वो चीज अपने आप में क्या होती है, ज्यादा इंपोर्टेंट होती है। उससे पता चलता है कि अगले वाले को कितना समझ में आया है। हाँ, जैसे एक सवाल पूछा था किसी ने कि अंधे आदमी को कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है वो तो सो रहा होता, उसको आप तो ऐसे आंख खोलते हो देखते हो सुबह हो गई, उसको कैसे पता चलता है बताओ। अगला, 10+2+3 शिक्षा योजना की जो स्तुति है वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये तो संस्तुति हो जाएगा, ठीक है। जो 10+2+3 वाला पैटर्न है जो भी वर्तमान में हमारा चल रहा है, ये पैटर्न किसके द्वारा दिया गया था? कोठारी कमीशन ने दिया था। तो इसकी जो सिफारिश है वो कोठारी कमीशन के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछे तो ये बिल्कुल सही है। और ये किसके तहत लाया गया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत लाया गया था 10+2+3 वाला पैटर्न। अभी वर्तमान का कौन सा है? तो अभी वर्तमान में जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी चल रही है 2020, इसका कौन सा है? 5+3+3+4 है, ठीक है, जो आपको पढ़ा चुका हूं पूरा कस्तूरी रंगन वाला। अगला, अनुसंधान हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अनुसंधान करना है, खोजबीन करनी है, तो उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा है वो आपको बताना है। अनुसंधान हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तुम भाई रोते रहते हो, क्लास नहीं लेते हैं और लेते हैं तब तुम देख लो
क्या माहौल है क्लास का है, तो क्या क्लास लें? चलो बताओ, हमारा प्रश्न है कि अनुसंधान हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपको किसी भी विषय पर, सब्जेक्ट पर खोजबीन करनी है, अनुसंधान करना है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है? अनुसंधान करने का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिस विषय में आप अनुसंधान करना चाहते हो उसमें रुचि होनी चाहिए, अनुसंधान करने में रुचि होनी चाहिए, अनुसंधान की विधियों का ज्ञान होना चाहिए। तो जो भी बी ऑप्शन बता रहे हो वो सारे राइट है कि आप जिस भी टॉपिक पर या जिस भी सब्जेक्ट पर अनुसंधान करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपका फेवरेट होना चाहिए, पसंदीदा होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको कह दिया भाई अनुसंधान में तो रुचि है इसलिए आप कर रहे हो, ठीक है। मैंने कह दिया कि आपको राणा सांगा पर अनुसंधान करना है तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है उसकी आप में रुचि हो। वही मैं किसी को गणित नहीं आती, मैं कहूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री पर अनुसंधान करना है, थीटा पर अनुसंधान करना है, आप कहोगे सर अगला प्रश्न लाओ है। हाँ चलिएगा। कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को ध्यान में रखना होगा कि, कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को क्या चीज ध्यान में रखनी होगी वो आपसे पूछा गया कि कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को ध्यान में रखना होगा कि श्यामपट्ट कार्य सुंदर, स्पष्ट और कलात्मक लिखाई में हो। श्यामपट्ट पर जो चीजें लिखी जाए वो सुंदर हो, स्पष्ट हो और कलात्मक हो। श्यामपट्ट कार्य की विषय सामग्री क्या हो, महत्वपूर्ण हो। श्यामपट्ट कार्य विस्तार पूर्वक किया जाए या श्यामपट्ट कार्य संक्षेप में किया जाए। तो मेन चीज है बोर्ड पर लिखी हुई चीजें शॉर्ट में हो या डिटेल में हो, उससे ज्यादा है कि वो इंपोर्टेंट हो। ठीक है, श्यामपट्ट पर सिर्फ महत्वपूर्ण चीजें लिखी जाती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपके विचार में कौन सा गुण एक सफल अध्यापक के लिए अधिक आवश्यक है? एक सफल अध्यापक के लिए कौन सा गुण है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो आपसे पूछा गया है कि एक अच्छे शिक्षक के लिए कौन सा गुण है वो सबसे अधिक आवश्यक है, वो आपसे पूछा गया। बताओ भाई। समय की पाबंदी, टाइम का मैनेजमेंट, समय का पाबंद होना चाहिए, वो कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, विषय का समुचित ज्ञान होना चाहिए या सख्ती से अनुशासन स्थापित करने वाला। तो मेन चीज है वो जरूरी है कि विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा कि एक अध्यापक है उसको उसके सब्जेक्ट का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला, विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे यदि, स्टूडेंट है वो बच्चे का सबसे ज्यादा आदर कब करेंगे, वो आपसे पूछा गया कि विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे यदि वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान है, वह अनुशासन लागू करने में सफल होता है, वह विद्यार्थियों के साथ मित्रवत है, वह अपना प्रभुत्व दृढ़तापूर्वक प्रकट करता है। तो सबसे बेस्ट चीज है अगर कोई शिक्षक है वो अपने कार्य के प्रति निष्ठावान है तो बच्चे उसका क्या करेंगे, आदर करेंगे। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला सवाल, आप अध्यापक बनना चाहते हैं। मित्रों आप बीएसटीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं, मतलब आप अध्यापक बनना चाह रहे हैं। तो क्यों बनना चाहते हैं अध्यापक? पैसे कमाने के लिए अध्यापक बनना चाहते हैं, छात्रों को नकल करवाने के लिए, विधायक बनने के लिए कि पहले सब एमएलए बनना है तो मास्टर बनना पड़ेगा, या समाज को आदर्श और स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए? तो सीधी सी बात है कि समाज को आदर्श और स्वस्थ जीवन प्रदान करना चाहते हो आप, इसलिए आप अध्यापक बनना चाहते हो हैं। हाँ अगला, शिक्षक बहुधा अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते हैं क्योंकि, कई बार ऐसा होता है कि शिक्षक है वो क्लास का सामना नहीं कर पाता है, उसको अच्छे प्रकार से नहीं पढ़ा पाता है क्लास को। इसके पीछे क्या रीजन होता है वो आपसे पूछा गया कि शिक्षक अधिकांश बार है वो क्लास का सामना नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वे किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, उनमें प्रशिक्षण की कमी होती है, आत्मविश्वास की कमी होती है, या पाठ को तैयार करके कक्षा में नहीं आते। अगर कोई शिक्षक है वो अपनी विषय वस्तु है या अपना टॉपिक है उसको तैयार करके नहीं आएगा तो वो क्लास का सामना नहीं कर पाएगा। टॉपिक तैयार नहीं है तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आत्मविश्वास की भी क्या होगी, कमी होगी। पॉल एस पोपिनो का नाम सबसे बेहतर किससे जुड़ा है? एक व्यक्ति है जिसका नाम है पॉल एस पोपिनो, ये कौन है ये आपसे पूछा गया है। ये प्रौढ़ शिक्षा संबंधित जानकारी देने वाला व्यक्ति है।
पारिवारिक संबंधों की शिक्षा के बारे में बताया था इन्होंने, योग्यता की शिक्षा इन्होंने बताई थी, या ग्रामीण शिक्षा के बारे में बताया था। तो मित्रों पॉल और पोपिनो हैं वो पारिवारिक संबंधों की शिक्षा के बारे में जानकारी देते थे। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी कि पॉल एस पोपिनो का नाम पारिवारिक संबंधों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है। अगला, यदि विद्यार्थी बेहुदा तरीके से पेश हो तो सबसे उचित होगा। अगर कोई विद्यार्थी आपके सामने बेहुदा तरीके से पेश हो रहा हो, अच्छे तरीके से पेश नहीं हो रहा हो, तो आपके लिए क्या चीज उचित होगी वो आपसे पूछा गया है। आप उसको लज्जित करोगे, उसको उसके अपराध का एहसास कराओगे, उस पर क्रोध प्रकट करोगे या दंडित करोगे? तो सीधी सी बात है कि आप क्या करोगे, उसको अपराध का एहसास कराओगे, उसने जो गलती की उस गलती का उसको एहसास कराओगे, ताकि भविष्य में वो इस प्रकार से आपके सामने पेश ना हो। वर्तमान में स्कूल पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वर्तमान के अंदर स्कूल है वो कौन सा कार्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ये आपसे पूछा गया कि वर्तमान में स्कूल पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों में प्रेम और बंधुत्व की भावना का विकास स्कूल नहीं कर पा रहे हैं, नैतिक मूल्यों का विकास स्कूल नहीं कर पा रहे हैं, वित्तीय उन्नति में दक्षता हासिल करने का गुण नहीं सिखा पा रहे हैं, या परीक्षा की तैयारी है वो स्कूल नहीं करा पा रहे हैं। तो सीधी सी बात है मित्रों, वर्तमान के अंदर स्कूल है वो नैतिक मूल्यों का विकास है, ये कार्य पूरा नहीं करवा पा रहे हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एक शिक्षक का मुख्य कार्य है। मित्रों एक शिक्षक है उसका मुख्य काम क्या होता है वो आपसे पूछा गया है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, बताओ भाई फटाफट से। हाँ रमेश, शिक्षक का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? स्कूल में राजनीति करना नहीं, पाठ्यक्रम पूरा करना, अच्छे नागरिक तैयार करना। तो बेस्ट ऑप्शन है कि शिक्षक है उसको अच्छे नागरिक तैयार करने चाहिए, ये इसका क्या है, मुख्य कार्य है। अगला, एक शिक्षक का कक्षा में अपने विद्यार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? एक शिक्षक है उसको कक्षा के अंदर अपने विद्यार्थियों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। उसको मेधावी छात्रों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जो छात्र मेधावी है यानी होशियार है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, भेदभावपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, कमजोर विद्यार्थियों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, या सभी विद्यार्थियों पर बराबर ध्यान देना चाहिए? तो मित्रों क्या है, आप कहोगे कि सभी विद्यार्थियों पर बराबर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो बच्चे कमजोर है उस पर क्या करना है, अधिक ध्यान देना है, और कमजोरों पर अधिक ध्यान देना भेदभाव नहीं कहलाता है। क्लियर है बात? चलिएगा, विद्यार्थियों के बार बार अनुत्तीर्ण होने पर आप, मान लो मित्रों कोई बच्चा है जो बार बार क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे वो आपसे पूछा गया है। विद्यार्थी के बार बार अनुत्तीर्ण होने पर आप क्या करोगे? विभिन्न विषयों पर उनकी आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देंगे, विभिन्न सब्जेक्ट के ऊपर जैसे जैसे उसको आवश्यकता होगी आप उसका क्या करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, मजाक उड़ाएंगे उसको घर बैठकर कुछ काम करने की सलाह देंगे, या प्राइवेट विद्यार्थी बनकर परीक्षा देने की सलाह देंगे? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए कि हम क्या करेंगे, विभिन्न विषयों पर उसकी आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देंगे। अगला सवाल है, कौन सा सामाजिक गुण एक शिक्षक का मान बढ़ाता है? इनमें से मित्रों कौन सा कार्य शिक्षक करे तो उसके सम्मान में वृद्धि होती है, उसके मान में वृद्धि होती है, आपसे पूछा गया। वो दुखद बात है। बताओ भाई, कौन सा सामाजिक गुण एक शिक्षक का मान बढ़ाता है? सामुदायिक सेवा, अगर आप अपने समुदाय की समाज की सेवा करोगे तो उससे आपका मान बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए कैंप लगाओगे तो
कविता पढ़ोगे तो या साहित्यिक गतिविधियां करोगे तो सामाजिक सेवा है वो आपका क्या करेगी, मान बढ़ाएगी। ए ऑप्शन राइट है। आपके विचार में सरकार द्वारा प्रायोजित पेड़ लगाओ अभियान है, सरकार है जो पेड़ लगाओ अभियान चला रही है, ये आपके विचार के अंदर किस प्रकार का है वो आपसे पूछा गया है कि आपके विचार से पेड़ लगाओ अभियान क्या है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि एक तरफ सरकार पेड़ लगाती है और दूसरी तरफ काटती है। तो ए ऑप्शन तो क्या है, दिल से पूछो हकीकत, तो सही ऑप्शन तो क्या है, ए है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा सोचो कि कोई बात नहीं, सरकार पेड़ काट रही है लेकिन हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो एक दिन वो सारे पेड़ काट देगी, फिर पीछे कुछ बचेगा ही नहीं, तो आपके लगाए हुए पेड़ तो बचेंगे। हाँ, इसलिए हम कहेंगे कि ये आवश्यक है, जरूरी है, नहीं तो सरकार सारे पेड़ काट लेगी। एक कारगर व सफल नेतृत्व का क्या आधार होना चाहिए? मित्रों, एक अच्छे नेतृत्व का, कारगर नेतृत्व का, सफल नेतृत्व का क्या आधार होना चाहिए वो आपसे पूछा गया। आप अगर प्रशंसा करते रहोगे तो नेतृत्व अच्छे प्रकार से चलेगा, आपकी व्यक्तिगत रुचि है तो अच्छे प्रकार से चलेगा, आप समूह की सेवा करोगे तो नेतृत्व अच्छे प्रकार से चलेगा, या आप पूरे समूह के कल्याण की भावना लेके चलोगे तो नेतृत्व अच्छे प्रकार से चलेगा। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आपको एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया गया है, आप क्या करोगे? बताओ भाई, आपको किसी एक कार्यक्रम के अंदर क्या किया गया, मुख्य अतिथि बनाया गया है, उस कंडीशन में आप क्या करोगे? देर से पहुंचोगे, थोड़ा लेट पहुंचोगे, फिर माफी चाहोगे थोड़ा शेड्यूल बिजी था है, हाँ, या टाइम पर पहुंच जाओगे, देर से पहुंचकर गर्व महसूस करोगे, या समय से पहले पहुंच जाओगे? तो ना पहले ना बाद, आपको टाइम पर वहां पर क्या करना है, पहुंच जाना है। अगला, यदि एक विद्यार्थी दूसरों से मिलने से कतराता है तो आप, एक ऐसा बच्चा है जो दूसरे बच्चों से मिलने से डरता है, कतराता है, उस कंडीशन में आप क्या करोगे वो आपसे पूछा गया। उसको उसके सहपाठियों से मिलने के लिए बाध्य करना चाहिए कि मिल, तू नहीं क्यों मिलता, मारो पीटो उसको लेकिन मिलाओ, या उसको अकेला छोड़ दो, या उसको सामूहिक गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। तो बिल्कुल उसको ग्रुप डिस्कशन वगैरह होते हैं, सामूहिक गतिविधियां होती है, उसमें शामिल करोगे तो बच्चों से दोस्त बनेगा करेगा, और क्या है वो घुल मिलना शुरू हो जाएगा। आप भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि मित्रों आप सभी भगवान की पूजा करते हो, मैं देखता हूं कि मंडे को आप स्टेटस लगाते हो महाकाल महाकाल, और जैसे ही ट्यूसडे होता आप लगाते हो बाललाल जी मेरे बाललाल जी है। हाँ, तो आप भगवान की पूजा क्यों करते हो भाई? क्योंकि आपको भगवान का डर लगता है कि भगवान ने स्टेटस देख लिया, मंगलवार को बजरंगबली ने स्टेटस देख लिया कि आज है सुरेश ने स्टेटस नहीं लगाया मेरा, तो क्या है हालत खराब कर देंगे, या आपके दोस्त ऐसा करने के लिए कहते हैं इसलिए आप भी करते हो। स्टेटस लगाना पूजा करना नहीं है, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, स्टेटस लगाने से पूजा नहीं होती है। पूजा का मतलब है आप है भगवान ने जो जो नियम बताए, एक अच्छे मनुष्य में क्या क्या लक्षण होने चाहिए, दूसरों को परेशान नहीं करना, सबके प्रति दया रखनी है, जीव जंतुओं पर्यावरण का संरक्षण करना है, वो सब नियमों का आप पालन कर रहे हो। सिर्फ अगरबत्ती करना पूजा नहीं है, आप मानवीय नियमों का पालन कर रहे हो, दैट मीन्स आप भगवान की पूजा कर रहे हो, भले ही आप कभी मंदिर में गए नहीं। ठीक है, तो वो क्यों करते हो आप? क्योंकि उससे आपको क्या मिलती है, आंतरिक शक्ति मिलती है कि भगवान ने कहा था कि किसी को तंग नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना। देख, मैं किसी को तंग नहीं करता, किसी का बुरा नहीं किया, मतलब भगवान का मैं अच्छा आदमी हूं, भगवान मेरे साथ है, मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। ये आपको आंतरिक शक्ति मिलती है भगवान की पूजा करने से। बच्चे के लड़ाकू स्वभाव को सुधारने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? कोई बच्चा है जो लड़ाकू स्वभाव का है, तो उसको सुधारने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है वो आपसे पूछा गया है। उसकी उपेक्षा करना, उस पर ध्यान मत दो, या उसको अलग रखना चाहिए, या ऐसे व्यवहार के कारणों की जांच की जानी चाहिए। वो बच्चा है वो बदमाश क्यों है, पहले तो उसके कारणों की क्या करेंगे, जांच करेंगे, फिर पता चलाएंगे कि निवारण कैसे होगा। जब परीक्षाएं नजदीक हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब क्या हो जाए दोस्तों, एग्जाम नजदीक आ जाए, परीक्षाएं क्या हो, नजदीक हो, उस समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण प्रश्न बताने चाहिए, बच्चों को मोस्ट प्रश्न बता देने चाहिए, या पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को घर बुलाना चाहिए, बच्चों को आप मेरे घर पे आ जाओ पढ़ने के लिए क्योंकि एग्जाम नजदीक है, या स्कूल में अधिक समय देकर सिलेबस पूरा करवाना चाहिए, या बच्चों को खुद पाठ पूरा करने का कहना चाहिए। तो स्कूल के अंदर ज्यादा टाइम देके आपको सिलेबस है उसको पूरा करवाना चाहिए। आप अपने सहकर्मी से मतभेद कैसे सुलझाएंगे? आपके साथ में जो काम करने वाला व्यक्ति है उससे मनमुटाव हो गया है, मतभेद हो गए हैं, तो आप उसको कैसे सुलझाएंगे? उसका मजाक बनाकर सुलझाएंगे, दूसरे सहकर्मियों के समक्ष विवाद करेंगे, दूसरों को कहेंगे देख यार ये मेरे से बात नहीं कर रहा, बोल नहीं रहा है, आकड़ी जकड़ी देख रहा है,
वाद विवाद करेंगे, प्राचार्य से शिकायत करेंगे या पहले कारण जानेंगे, आपस में सुलझाएंगे। वो किस वजह से आपके बीच में मतमुटाव हुए थे, पहले उसका कारण जानोगे और फिर दोनों आपस में बैठ के क्या करोगे, उसको सुलझा लोगे। एक शिक्षक के आत्मविश्वास के लिए क्या आवश्यक है, एक शिक्षक में कौन सी चीज होगी तब मित्रों उसके अंदर आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, वो आपसे पूछा गया कि एक शिक्षक में आत्मविश्वास के लिए कौन सी चीज आवश्यक है। रईसी, पैसे होने चाहिए उसके पास, विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, आकर्षक व्यक्तित्व, तो उसको उसके सब्जेक्ट का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षक के आत्मविश्वास के लिए उसको मित्रों विषय का ज्ञान होना जरूरी है। अगला, सभी शिक्षकों को स्कूल में निर्धारित समय पर क्या है, आना चाहिए। तो ये आपको कराया हुआ है प्रश्न, और ये आपको करा दिया अभी कि भाई टेस्ट सीरीज ले लो और ज्यादा से ज्यादा क्या करो, टेस्ट दो। अंतिम समय के अंदर क्या है, एक ही बात बार बार कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, जो चीजें आपने पहले पढ़ी थी उसका रिवीजन करो और ज्यादा से ज्यादा क्या लगाओ, टेस्ट लगाओ। उसी से आपका एग्जाम है वो अच्छे प्रकार से कवर हो पाएगा, डर नहीं लगेगा, बढ़िया अच्छे प्रकार से पढ़ पाओगे। ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना है आरपी, फिर स्पेस लगा के STUDY, आरपी स्टडी सर्च करोगे तो ऐसा लोगो आएगा, वाला ऐप आएगा, उस ऐप को डाउनलोड कर लो। वहां पे आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन वगैरह करोगे तो टेस्ट मिल जाएंगे। 99 रुपए के अंदर आपको 21 टेस्ट मिलेंगे। राजस्थान की किसी भी कोचिंग के अंदर BSTC के 21 टेस्ट 99 रुपए में दिए जा रहे हो, तो ये मेरे से फ्री लेके जाना आप, ठीक है। अगर 21 टेस्ट हो तो आपसे 200-250 रुपए लिए जाएंगे कम से कम, मुझे पता है, ठीक है। तो सुविधा है आपके लिए, एक सेवा है, बढ़िया अच्छे प्रकार से आप इसको ज्वाइन करो और पढ़ो, ठीक है। बाकी और भी कोई सूचना होगी तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आएगी। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया तो पीछे रह जाओगे भाई। टेलीग्राम पे लिखना है L बड़ा, बाकी वाले सारे अक्षर छोटे जो मैं लिख रहा हूं और बीच में कोई गैप वगैरह नहीं है। LEHARPATHHHALA, लहर पाठशाला, ये टेलीग्राम चैनल है। अपने किसी भी दोस्त को टेलीग्राम पे मैसेज करना, पहले @ लगा देना, उसके बाद L बड़ा लिख के बाकी वाले सारे अक्षर सेम लिखना। ये मैसेज है, ये ब्लू हो जाएगा, तब इस पर टिक करोगे आप तो सीधा हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको आप क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो बढ़िया अच्छे प्रकार से भाई आप क्या करो, पढ़ो, मेहनत करो और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की, तो आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन होगा, अच्छा होगा और बढ़िया अच्छे प्रकार से आप क्या है पढ़ पाओगे, ठीक है। हाँ, सर अगली क्लास कब होगी? अगली क्लास भी कल होगी, उसकी सूचना आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो। और क्वेश्चन कराओ, बिल्कुल। और क्वेश्चन आपके सामने कैसे आएंगे, देखो और क्वेश्चन भी बता देता हूं कि और क्वेश्चन है वो आपके सामने कैसे आएंगे, ठीक है। इधर देख लो, और क्वेश्चन आपको बता देता हूं कि और क्वेश्चन है वो कैसे आने वाले हैं। तो आपको क्या है, आप जो YouTube चला रहे हो, इस YouTube पे आप जाओगे और यहाँ पे लिखोगे LEHAR लहर पाठशाला, ठीक है। तो ये चैनल आएगा अपना, इस चैनल पे आप जाओगे क्या, हाँ जाओगे। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आता है प्ले लिस्ट का, होम वीडियोज वगैरह, ऐसे ऑप्शन में एक ऑप्शन आएगा प्ले लिस्ट का। इस प्ले लिस्ट पे क्लिक करोगे तो ये देख लो 2026 के अंदर 16 क्लासें ली है शिक्षण अभिरुचि की, बहुत कम पढ़ाया है और क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लो पूरी की पूरी बढ़िया अच्छे प्रकार से, जो मोस्ट चीजें हैं वो सारी इसके अंदर करा रखी, सारी देख लो। ये और क्लासें बहुत पढ़ी, और क्लासें 1000 क्वेश्चन करवा रखे हैं आपको, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। हाँ मतलब चल रहे हैं, इसके अलावा और ज्यादा पढ़ना चलेगा। अरे सर नहीं, ये नहीं, अभी और क्लासें लाओ। तो ये है 76 क्लासें। अगर ये 76 क्लासें देख लेते हो, दुनिया की कोई ताकत आपको शिक्षण अभिरुचि में 50 में से 45 क्वेश्चन लाने से नहीं रोक सकती, ठीक है। ये है आपकी यहाँ पे संघर्ष सीरीज नाम से पड़ी ये, ठीक है। तो बढ़िया अच्छे प्रकार से देख लो, प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। बाकी जो भी नए साथी है वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दूसरे साथियों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।